अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1496 से 1500। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1496 बेकार सौदेबाजी। जैस्मिन के साथ पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में 5 दिन बिताने के बाद यू चे अंततः अपने दिल में बड़ी अनिच्छा के साथ चला गया। इन पिछले 5 दिनों के दौरान जैस्मिन और यू चे ने लगभग हर पल एक दूसरे से चिपके हुए बिताया था। उनके द्वारा साझा किया गया रिश्ता हमेशा असाधारण रूप से नाजुक रहा है। जैस्मिन की अपनी भावनाओं के बारे में बात किए बिना, यहाँ तक कि यू चे, जिनकी कई पत्नियां थी, को भी जैस्मिन के लिए अपनी विशेष भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई हो रही थी। जब से उन्होंने वह 1 महीना स्टार गॉड दायरे में एक साथ बिताया था, तब से वह नाजुक भावना बनी हुई थी। और जैस्मिन ने उस महीने के अधिकांश समय के लिए यू चे को कैदी की ओर धकेल दिया था। आज उन जंजीरों के बिना जो स्टार गॉड दायरे ने उससे बांध रखी थी, जैस्मिन, जिसे बाकी दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया था, के पास अब डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसलिए वह जितना चाहती थी खुद को यू चे से चिपकाए रखती थी, चाहे वह उसके प्रेमी के रूप में हो या परिवार के सदस्य के रूप में। जो भी ठीक था। अतीत में वह उन लड़कियों के प्रति असीमित अवमानना का भाव रखती थी जो यू चे पर पूरी तरह से मोहित थी, जिन्हें उसने विभिन्न घृणित और गुप्त तरीकों का उपयोग करके बरगलाया था। लेकिन अभी उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह खुद भी वास्तव में पहले से ही उन लड़कियों में से एक थी। और शायद ये लंबे समय से ऐसा ही था। जैसे ही यू चे और कियान यंग र चले गए, जैस्मिन ने उसे दूर जाते हुए देखा और वह बहुत देर तक चुपचाप उस दिशा में देखती रही। यू चे, तब मैंने तुम्हारी वजह से दुष्ट शिशु को जगाया था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से उस बेहद भयानक नफरत और मारने की इच्छा को भी पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। आप वास्तव में मेरे जीवन में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति कब बन गए? इतने महत्वपूर्ण कि आप प्रतिशोध की उस इच्छा से कहीं आगे निकल गए, जिसे मैं कभी अपने जीवन के रूप में देखता था। उसके लिए यू चे ने एक नेदरवर्ल्ड उडुम्ब्रा फूल तोड़ा था। उसके लिए यू चे ने ईश्वर क्षेत्र की लंबी यात्रा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उसके लिए यू चे सम्मानित ईश्वर मंच पर गिरने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए यू चे ने स्टार गॉड दायरे की ओर दौड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। भले ही वह उस दुष्ट शिशु में बदल गई थी जिससे दुनिया डरती थी, यू चे की वर्तमान स्थिति ने उसे अंतहीन खुशी के साथ छोड़ दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से चंद्रमा देव क्षेत्र और शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र यू चे के पक्ष में खड़े थे। स्टार भगवान क्षेत्र उसके बारे में परेशान होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, और ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के भीतर सबसे खतरनाक ब्रह्मा सम्राट देवी उनकी सबसे वफादार दासी बन गई थी। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में जहां वह रहता था, उसका एक बेहद शक्तिशाली गुरु भी था जो उसकी बेहद सुरक्षा करता था। इसके अलावा वह वही था जिसने वापस लौटे शैतान सम्राट के खतरे को शांत किया था, और वह स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के संरक्षण में भी आया था। इससे भी अधिक, हागा के साथ उसका भाग्य और भी अधिक मजबूती से आपस में जुड़ गया था। वे ऊपरी सितारा क्षेत्र जो सच्चाई जानते थे, वे सभी उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। वर्तमान यू चे अब वैसा नहीं रहा जैसा वह तब था, निचले लोगों का एक व्यक्ति जिसे ईश्वर क्षेत्र के चारों ओर सावधानी से अपना रास्ता बनाना पड़ता था। इन सभी चीजों को उसकी अपनी ताकत के साथ मिलाने का मतलब था कि भले ही यू चे एक अपंग था, फिर भी उसके शब्दों में बहुत भारी वजन होगा और वे किसी भी देव सम्राट के शब्दों से कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। जब तक स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट अस्तित्व में था, जब तक उसने किसी को उस बिंदु तक नहीं धकेल दिया जहां उसका एकमात्र विकल्प उसके साथ मरना था, कोई भी उसे अपमानित करने या उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने बहुत आत्मविश्वास से कहा कि दुष्ट शिशु के रूप में उसकी स्थिति के बावजूद उसे अभी भी निश्चित रूप से दुनिया द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
और भले ही वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक कि स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने कुछ कहा, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, उसे स्वीकार करने के अलावा विकल्प नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सर्वोत्तम संभव दिशा में जा रहा है, इसलिए यू चे को अब और बढ़ने की जरूरत नहीं है। यू चे, तुम निश्चित रूप से वह शर्त जीतोगे, ठीक है। जैसे ही उसने दूर की ओर देखा, जैस्मीन ने खुद से ये शब्द फुसफुसाए। उसके होंठ अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए, जैसे उसकी आंखों पर स्वप्निल धुंध छा गई हो। मास्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम स्वर्ग खोजने जा रहे हैं? शैतान सम्राट को मारना? हे लिंग ने उनके पूर्ण आरंभ के ईश्वर क्षेत्र को छोड़ने के बाद पूछा। शैतान देवताओं की वापसी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, और यू चे की पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र को छोड़ने की अनिच्छा ने उसे काफी विलंबित कर दिया था। मन, हम ब्लू पोल स्टार पर वापस जाएंगे। चल दर। उसने वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस को बाहर बुलाया और कियान यंग र को पूरी गति से ब्लू पोल स्टार की ओर बढ़ने से पहले युद्धपोत के अंदर खींच लिया। अतीत में युन चे को जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था, वह थी अपने जन्म स्थान को उजागर करना। चूंकि उसके और उसके शरीर के बारे में बहुत सारी आकर्षक विचित्रताएं थी, ये निस्संदेह उसके जन्म स्थान के बारे में ईश्वरीय क्षेत्र की जिज्ञासा को जगाएगा, और इससे उस स्थान पर विपत्ति आने की बहुत अधिक संभावना होगी। इस प्रकार जब उसे ईश्वर क्षेत्र में कियान यंगर द्वारा निशाना बनाया गया था, तो उसके लिए घर जाना असंभव था और वह केवल संसार की निषिद्ध भूमि में छिप सकता था। लेकिन अब बाकी दुनिया ने उस पर जो ध्यान दिया, वो उस समय की तुलना में कहीं अधिक था। इसलिए जब तक वह घर नहीं लौटा, चाहे वह कितना भी सावधान और सतर्क रहने की कोशिश करे, वह निश्चित रूप से एक दिन इसका पर्दाफाश कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस समय इस ब्रह्मांड में नीले ध्रुव तारे से अधिक सुरक्षित कोई जगह नहीं थी, और इस बात से डरने का कारण भी कम था कि इसे दूसरों द्वारा पसंद किया जाएगा, क्योंकि यह पहला ग्रह था जिसे दुष्ट भगवान और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने मिलकर बनाया था। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट का इस दुनिया से ये सबसे बड़ा लगाव था, इसलिए अगर किसी ने ब्लू पोल स्टार को छूने की हिम्मत की, तो वे निस्संदेह अपनी कब्र खोद रहे थे। इसके अलावा ब्लू पोल स्टार पर सभी मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनके अपने ग्रह का अस्तित्व कितना विशेष है। वे ये भी महसूस करने में असमर्थ थे कि उन्हें इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सुरक्षा प्राप्त हुई थी। भविष्य में भले ही शैतान देवता दुनिया में वापस आ गए और हर जगह आपदाएं पैदा करना शुरू कर दिया, भले ही अनगिनत ग्रह, तारा क्षेत्र और तारा क्षेत्र नष्ट हो गए, नीला ध्रुव तारा अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा यदि नीले ध्रुव तारे की उत्पत्ति का खुलासा हो जाता, तो निचले लोकों में ये हीन ग्रह, एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में पहले कोई भी नहीं जानता था, एक अवधि में इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और पवित्र स्थान बन जाएगा। एक ही रात, और सभी जीवित प्राणियों को इसकी प्रशंसा और पूजा करनी होगी। वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस की गति अत्यधिक उत्कृष्ट थी। 3 दिन बाद तारों के विशाल समुद्र के बीच एक असामान्य चमक के साथ चमकता हुआ एक नीला ग्रह उनकी दृष्टि में दिखाई दिया। ब्लू पोल स्टार पर लौटने पर वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस एजियोर क्लाउड कॉन्टिनेंट के क्लाउड एंड क्लिफ के शीर्ष पर उतरा। यू चे ने कियान यंग र को चट्टान के किनारे इंतजार करने का निर्देश दिया। उसके बाद उसने क्लाउड एंड क्लिफ से छलांग लगाए और सीधे नीचे की ओर चला गया। अंधेरे की दुनिया, पाताल का सागर, उडुम्ब्रा फूल। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा पूर्ण नहीं थी, इसलिए आपने अपना अधिकांश समय सोने में बिताया। इस समय वह पाताल लोक के उदुम्ब्रा पुष्पों के समुद्र के मध्य चुपचाप सो रही थी। हालांकि अन्य सभी समयों के विपरीत, जब युन चे ने दौरा किया था, उसका छोटा और नाजुक शरीर अब पहले की तरह कसकर सिकुड़ा हुआ नहीं था। इसके बजाय वह बस करवट लेकर बहुत आराम से लेटी रही, और उसकी नींद असाधारण रूप से गहरी और शांतिपूर्ण थी, क्योंकि जी युआन अब चुपचाप उसके साथ जा रहा था। युन चे के आगमन का एहसास होने पर जी युआन चुपचाप खड़ा हो गया और एक ही पल में यू चे के सामने पहुंच गया।
जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे की ओर किया, उसने पहले से ही एक पूर्ण पृथक अवरोध खड़ा कर दिया था, क्योंकि वह किसी भी तरह से गहरी नींद में सो रहे युवक को परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिरकार आप आ गए, जी युआन ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। यह मेरी अपेक्षा से काफी देर से हुआ। हालांकि देखने से ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही एक अच्छा कारण या सौदेबाजी की चाल मिल गई है। यू चे ने एक अजीब सी हंसी उड़ाई, लेकिन उसके बाद उसने अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया और स्पष्ट और ईमानदार तरीके से बोला, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस वर्तमान युग और दुनिया से संबंधित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दूसरों के लिए है या मेरे लिए, ये जूनियर ऐसा करने के लिए बाध्य है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि सीनियर इस जूनियर को कुछ समय दे और सुने कि यह जूनियर क्या कहना चाहता है। बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। कारण या सौदेबाजी की चिप के बारे में जो आपको मुझे पेश करना है, जी युआन ने उसे अस्वीकार किए बिना कहा। उसे नहीं पता कि उससे गलती हुई है या नहीं, लेकिन यू चे को लगा कि जी युआन का रवैया पहले से थोड़ा अलग लग रहा था। यून चे ने बोलने से पहले हल्के से सांस छोड़ी। सीनियर किसी अन्य की तुलना में इस बारे में अधिक स्पष्ट है कि जब सीनियर के रिश्तेदार दुनिया में लौटेंगे तो क्या होगा। इस जूनियर को भी इस बात की गहराई से जानकारी है कि सीनियर उन्हें स्वेच्छा से भाग जाने देना क्यों पसंद करेगा, और मैं इससे भी अधिक जागरूक हूं कि इस युग के नश्वर प्राणियों को सीनियर या सीनियर के कुलजनों से कोई अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वरिष्ठ के कुलजनों के संबंध में क्या उन्हें अपनी नफरत और नाराजगी व्यक्त करने की अनुमति देना वास्तव में उनके साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी युआन ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी। भाग्य कभी कभी बहुत क्रूर और अन्याय हो सकता है, लेकिन कभी कभी यह अतुलनीय रूप से सुंदर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, इतने वर्षों पहले भाग्य ने सीनियर से मुंह मोड़ लिया, जिससे आपको ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि सीनियर इस विपत्ति से निराश नहीं हुए। इसके बजाय आप सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौट आए, और यह वास्तव में इस आपदा के कारण था कि आप निम्नलिखित आपदा से बच गए जिसने दुनिया को घेर लिया और भगवान और शैतान दोनों जातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके अलावा विधर्मी ईश्वर से आपकी जो बेटी थी, वह अभी भी इस दुनिया में जीवित और सुरक्षित है। तो ये सीनियर के साथ भाग्य ने जो किया उसका बदला कैसे नहीं हो सकता। ये वरिष्ठ कुलों के लिए भी समान है। वे असीम घृणा और आक्रोश से भरे हुए इस ब्रह्मांड में लौट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वर्षों पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया था, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, और इस वर्तमान युग के सभी जीवित प्राणी निर्दोष हैं। यदि वे इन निर्दोष नश्वर प्राणियों पर अपनी घृणा और आक्रोश प्रकट करते हैं, तो न केवल वे वास्तव में अपनी घृणा को प्रकट करने में असमर्थ होंगे, बल्कि यह उनके पापों को बढ़ाएगा और उनके दिल और आत्माओं को और भी अधिक विकृत कर देगा। इसके अलावा यह इस ब्रह्मांड का कारण बनेगा, एक ब्रह्मांड जिस पर वे भविष्य में शासन करेंगे, ढह जाएगा और बड़ी अराजकता और उथल पुथल में डूब जाएगा। अगर हम उनकी नफरत और आक्रोश को दबा सकते हैं और उनके दिल और आत्मा को शांत कर सकते हैं, तो हम वर्तमान प्राइमल कैश क्षेत्र को 100 अलग अलग सितारा क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जिन पर वे प्रत्येक नियंत्रण करेंगे। उसके बाद वे एक दूसरे के साथ वर्चस्व के लिए होड़ कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्हें एक लक्ष्य और उद्देश्य मिल जाएगा जिसे हासिल करने में वे अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अंततः सभी जीवित प्राणियों द्वारा पूजनीय हो, उस स्थिति और गौरव का आनंद उठाएं जो वे प्राचीन युग में प्राप्त करने में असमर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि थोड़ा थोड़ा करके हम इस अवसर का उपयोग अंततः शैतानों के बारे में दुनिया की धारणा को पूरी तरह से बदलने के लिए कर सकते हैं, और वास्तव में वरिष्ठ और विधर्मी भगवान की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अगर हम इन सभी चीजों को महसूस कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शैतान देवताओं के लिए है, इस ब्रह्मांड के लोगों के लिए, या यहाँ तक कि खुद वरिष्ठ के लिए। ये परिणाम आपके कुलों के लोगों को पूरी तरह से घृणा से ग्रस्त राक्षस बनने की अनुमति देने से कहीं बेहतर होगा। जब यून चे ने इस बारे में बात की कि कैसे वे शैतानों के बारे में दुनिया की धारणा को पूरी तरह से बदल सकते हैं,
और वास्तव में वरिष्ठ और विधर्मी भगवान की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जी युआन की आंखें लगभग अदृश्य तरीके से चमक उठी, लेकिन उसने ऐसा किया था उनके भाषण के दौरान कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या आपका काम समाप्त हो गया? ये बहुत अच्छी तरह से कहा गया था। भले ही जी युआन ने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आया। यह अफसोस की बात है कि लगता है कि आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था। ये जूनियर नहीं भूला, यू चे ने शांति से कहा, और यह जूनियर जानता है कि लाखों वर्षों से उनके दिलों में जो नफरत और आक्रोश जमा हुआ है उसे दबाना बेहद कठिन होगा। हालांकि सीनियर उनका शैतान सम्राट है, और यह भी सीनियर के कारण ही है कि वे आज तक जीवित रह सके और इस दुनिया में वापस आ सके। इसका मतलब यह है कि सीनियर के लिए इसे पूरा करना पूरी तरह से असंभव नहीं है, और सीनियर ही एकमात्र व्यक्ति है जो इसे पूरा कर सकता है, भले ही यह सिर्फ एक प्रयास हो। युन चे ने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रोका। ये जूनियर जानता है कि उसे सीनियर से कोई अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए जब तक सीनियर प्रयास करने को तैयार है, ये जूनियर निश्चित रूप से सीनियर को कुछ न कुछ बदला देगा रास्ता। दूसरे शब्दों में, मैं उपयोग करूंगा वह सौदेबाजी की चाल जिसके बारे में सीनियर ने अभी बात की थी। ओह, जी युआन इससे बहुत खुश लग रहा था। कौन सी सौदेबाजी की चाल? मुझे बताओ। पैट्रिक दिव्य कला, युन चे ने बेहद ईमानदार तरीके से कहा। जी युआन ने एक ओर देखा और उसे उदासीन दृष्टि से देखा। उसके बाद उसने पूछा, ओह सच में? तो आपको कौन सा भाग मिला? क्या ये वह हिस्सा था जो उस बूढ़े कुत्ते मुई का था, या यह वह हिस्सा था जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था? जी युआन की प्रतिक्रिया इतनी उदासीन थी कि इसने युन चे को चिंतित कर दिया। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था। युन चे के दिमाग में तुरंत अनगिनत विचार कौंध गए, लेकिन अंत में वह फिर भी बोला और कहा, दोनों हिस्से इस जूनियर के हाथों में हैं। सीनियर के कब्जे वाले हिस्से के अलावा, सीनियर पौराणिक पैतृक दिव्य कला को पूरा करने में सक्षम होंगे। संपूर्ण पैतृक दिव्य कला। यदि ये शब्द प्राचीन युग में कहे गए होते तो ये पूरे ब्रह्मांड में विश्व विध्वंसक तरंगे भेजने के लिए पर्याप्त होता। वे सृष्टि के देवताओं और शैतान सम्राटों सहित सभी देवताओं और शैतानों को पूरी तरह से पागल करने के लिए पर्याप्त थे। नोव एल्ब इन युन चे ने मूल रूप से सोचा था कि इन शब्दों का जी युआन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार ये वह चीज थी जिसे उसने वर्षों पहले चाहा था लेकिन प्राप्त नहीं कर सकी थी। हालांकि जब उन्होंने ये शब्द कहे तो जी युआन की अभिव्यक्ति वास्तव में पूरी तरह से अपरिवर्तित थी। उसकी काली काली आंखें उदास और स्थिर पानी के तालाब की तरह थी और उनमें एक भी लहर नहीं देखी जा सकती थी। ये सोचने के लिए कि आप जितने समय से अस्तित्व में हैं, वास्तव में आप लगातार दो भागों को खोजने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि यह विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल है और आप काफी भाग्यशाली हैं। जी युआन ने अतुलनीय ठंडे और उदासीन तरीके से पैतृक दिव्य कला का नाम बताया। चूंकि यह मामला है तो आपको बस उन्हें रखना चाहिए और उनके साथ अकेले खेलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने उन्हें देखने के लिए कोई अनुरोध भी नहीं किया था या उन्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्हें उसे सौंपने की मांग करना तो दूर की बात थी। इस नतीजे ने युन चे को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। इसके अलावा जी युआन ने आगे कहा, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल का वह हिस्सा जो मेरे पास उस समय था, अब मेरे पास नहीं है। युन चे की भौहें उन शब्दों पर उछल पड़ी जब उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर ने इसे प्राइमल केस के बाहर फेंक दिया हो? मैंने वास्तव में इसे फेंक दिया। जब जी युआन ने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज का स्वर असाधारण रूप से उदासीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल किसी छोटी और महत्वहीन बात के बारे में बात कर रही थी जो उसका ध्यान भी नहीं खींच सकती थी। अध्याय 1497 जी युआन की पसंद क्यों? यू चे ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि सीनियर को अब पैतृक दिव्य कला में कोई दिलचस्पी नहीं है?
जी युआन ने उदासीनता से बोलने से पहले एक ठंडी खर्राटे ली। उस समय यह इस विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल के कारण था कि मुझ पर उस बूढ़े कुत्ते मुई ने घात लगाकर हमला किया था। यह मेरी जिज्ञासा और लालच के कारण भी था। विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल में कहा गया है कि मैं पहली बार निहुआन की चेतावनियों के खिलाफ गया था और अब मेरे पास मौका भी नहीं है उसके द्वारा डांटे जाने का। यू चे, विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल का एक हिस्सा आपके पास उस बूढ़े कुत्ते मुई से आया है। अगर मैं इसे देखूंगा तो यह मेरी आंखों को गंदा कर देगा और अगर मैं इसे छूऊंगा तो यह मेरे हाथों को दाग देगा। तो बस इसे अपने तक ही रखें और मुझे इसे देखने भी मत देना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यू चे ने जटिल भावनाओं के साथ कहा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके पास मौजूद पैतृक दिव्य कला ही वह चीज होगी जो जी युआन को सबसे अधिक प्रभावित करेगी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि न केवल उसने इसके लिए कोई इच्छा नहीं जताई थी, बल्कि उसके शब्दों में इसके प्रति गहरी घृणा भी झलक रही थी। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है, इस दुनिया में मौजूद एकमात्र शैतान सम्राट के रूप में इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसे थोड़ा सा भी खतरा पहुंचा सके। तो वह पैतृक दिव्य कला जैसा कुछ क्यों चाहेगी? इसके अलावा पैतृक दिव्य कला उस त्रासदी का सबसे बड़ा कारण थी जो उसके और उसके रिश्तेदारों के साथ हुई थी। इसलिए अगर उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि इसके परिणामस्वरूप एकमात्र सौदेबाजी की चिप जिसे वह मेज पर ला सकता था अब पूरी तरह से बेकार हो गई है। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है, जी युआन ने अचानक कहा। मैंने वास्तव में विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल के अपने टुकड़े को फेंक दिया था, लेकिन मैंने इसे प्राइमल केस के बाहर नहीं फेंका था। आखिरकार मेरा जन्म पैतृक देवता के कारण हुआ था, तो मैं पैतृक ईश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार प्रारंभिक अराजकता से बाहर कैसे फेंक सकता हूँ? यदि आपको इस विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल में कोई रुचि है। ये शब्द कहते समय जी युआन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह उसे ठंडी या मजाकिया मुस्कान दे रही थी, लेकिन यू चे इसका वर्णन नहीं कर सका। अभिव्यक्ति जो उसने इस समय पहनी थी, उसे खोजने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि प्रारंभिक अराजकता के बाहर इतने वर्षों के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है। ये विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल गहन मार्ग का मूल है। पैतृक देवता ने इसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह गायब हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परीक्षण के रूप में इसे पीछे छोड़ दिया हो। तो भले ही कोई सभी टुकड़ों को एक साथ ला सके और इसे पूरी तरह से समझ सके, मूल रूप से इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे विकसित कर सके। वरिष्ठ ऐसा क्यों सोचते हैं? यू चे ने अनजाने में पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल में निहित कानून एक बहुत ही विशेष अस्तित्व है जिसे शून्यता के रूप में जाना जाता है। इस ब्रह्मांड में सभी चीजें और प्राणी शून्य से पैदा हुए थे और अंततः शून्य में लौट आए। वह एकमात्र कविता थी जिसे मैं विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल के अपने अंश से समझ सका, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, उस कविता के भीतर निहित शून्यता के सिद्धांत कुछ ऐसे थे जिन्हें मैं छू नहीं सका। यू चे, पैतृक ईश्वर के अलावा जो वास्तव में शून्यता से पैदा हुआ था, किसी भी जीवित प्राणी के लिए वास्तव में शून्यता के नियम के संपर्क में आना असंभव है, और इसमें शैतान सम्राट और सृजन देवता दोनों शामिल हैं। वैसे तो क्या हुआ अगर हम विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल के सभी टुकड़े इकट्ठा कर ले? अरे उस समय हम कितने हास्यास्पद थे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। युन चे काफी देर तक चुप रहा और आखिरकार उसने पूछा, ये जूनियर समझता है? कुछ और भी है जिस पर यह जूनियर सीनियर के साथ चर्चा करना चाहता है, और मुझे उम्मीद है कि सीनियर ऐसा कर सकता है, मुझे समायोजित करे। क्या ये एक दुष्ट शिशु के बारे में है? जी युआन ने उदासीन स्वर में पूछा। युन चे ने अपना सिर ऊपर की ओर झटका दिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुल गया। क्या आप पिछले कुछ दिनों से उसके साथ नहीं थे? %. यू चे के शरीर पर लगभग सभी बाल खड़े थे। ये स्वर्ग पर प्रहार करने वाला शैतान सम्राट, क्या वह एक दृश्यार्तिक थी?
भले ही उसकी भौहों के कोने बेतहाशा हिल रहे थे, जी युआन के शब्दों ने यूचे के आशन के दिल को आराम दिया। चूंकि सीनियर को दुष्ट शिशु के अस्तित्व और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता है, इसका मतलब ये भी है कि वरिष्ठ का दुष्ट शिशु को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है ना? सील हटाओ। किस लिए? जी युआन ने पूछा। और दुष्ट शिशु का अब मुझसे क्या लेना देना है? इन शब्दों ने यूनचे को स्तब्ध कर दिया और कुछ समय के लिए उसे इसे समझना मुश्किल हो गया। पहले अन्य देवताओं और शैतानों के बारे में चर्चा किए बिना विधर्मी भगवान स्वयं अंततः दुष्ट शिशु से आए असंख्य क्लेश जहर के कारण मर गए थे। दुष्ट शिशु ने एक गुरु को पहचान लिया है, ये वास्तव में एक दिलचस्प बात है। हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जी युआन के शब्दों में एक गहरा और विशेष अर्थ था जिसे केवल वह इस समय समझ पाई थी। आपको इसे दोबारा मेरे ध्यान में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा तुम्हें मेरे कुल के लोगों का मामला दोबारा नहीं उठाना चाहिए। कोई भी कारण, सौदेबाजी के उपाय या कोई अन्य तरकीबें जो आपको उपयोगी या मनोरंजक लगे, उनका मुझसे दोबारा जिक्र न करें। मैं इसका एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। यूचे के होंठ हल्के से कांप रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हो। लेकिन उसके बाद उसने उसे गहरी और उदास आवाज में बोलते हुए सुना, आओ और अब से 1 महीने बाद मुझे इसी जगह पर पाओ, मैं तुम्हें तब अपना जवाब दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यूचे मना करने में असमर्थ था। इसके अलावा जी युआन के शब्दों से उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह एक निर्णय पर आ गई है। नीदरलैंड के उडुम्बरा फूलों के समुद्र के भीतर आपने धीरे से अपनी 4 रंग की आंखें खोली और हमारी ओर धुंधली दृष्टि से देखा। जी युआन ने बगल की ओर देखा, उसकी निगाहें तुरंत हल्की हवा की तरह कोमल हो गईं। वह धीमी आवाज में बोली, हागा को बाहर बुलाओ। उसके बाद जाओ और यूया के साथ जाओ और उससे कुछ देर बात करो। ठीक है। उसने पूरा दिन क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे बिताया, इस हद तक कि होंगर इतनी थक गई थी कि वह लेटने और सोने के लिए यूचे के शरीर में घुस गई। इसके बाद ही यूनचे को जाने की अनुमति दी गई। यूचे ने धीरे से होंगर को उठाया और उसे स्काई पॉइजन पल के भीतर अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। उनकी हरकतें असाधारण रूप से सौम्य थी और उनकी आंखों में थोड़ा सा स्नेह और कोमलता झलकती थी जो आमतौर पर उनकी बेटी के लिए आरक्षित होती थी। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, जी युआन की नजर थोड़ी बदल गई और उसने अचानक कहा, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हुआ करती थी। ओह, यूचे ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। एक शैतान सम्राट के रूप में मैंने असंख्य जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया है। जब मैंने संपूर्ण ग्रहों या जातियों को नष्ट कर दिया तब भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि एक बेटी होने और मां बनने के बाद मैं अनजाने में दयालु और दयालु बन गई। यहां तक कि मैंने हत्या के कृत्य को सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को गले लगाने के लिए उन हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जो ताजे खून से सने हो। यूनचे उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। बेटी होने और मां बनने के बाद मुझे लगा कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरे दयालु बनने के बाद मैंने जिन भी जीवित प्राणियों को देखा, वे सभी दयालु और परोपकारी हो गए। हत्या करने की मेरी पिछली इच्छा, सावधानी और दृढ़ संकल्प सब कुछ अनजाने में और चुपचाप खत्म हो गया था। जी युआन ने आगे बढ़ने से पहले एक हल्की आह भरी। ये भी एक कारण था कि मुझे मोई द्वारा इतनी आसानी से धोखा दिया गया और घात लगाकर हमला किया गया। यहाँ तक कि आज तक मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि यह एक ताकत है या नहीं, या मेरी कोई गलती प्रकृति। इसके अलावा प्रारंभिक अराजकता के बाहर बिताए वर्षों के दौरान मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि मेरे स्तर और स्थिति को देखते हुए ये ठीक इसलिए था क्योंकि मेरे पास इतना सुंदर परिवार था कि मुझे और भी अधिक क्रूर और शातिर बनने की जरूरत थी। अपने परिवार को गले लगाने के लिए या उन्हें खून बहाने के लिए अपने खून से सने हाथों का इस्तेमाल करना। अगर आपको ऐसा करना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? यूचे
वर्तमान प्रारंभिक अराजकता की आभा को देखते हुए आपने निश्चित रूप से 30 वर्षों की अवधि के भीतर इस तरह के दायरे तक पहुंचने के लिए बहुत सारा खून बहाया होगा और जीवन और मृत्यु की कई स्थितियों का अनुभव किया होगा। वर्तमान में आपके पास सत्ता हासिल करने की निष्क्रिय इच्छा है, लेकिन आपके पास उसके अनुरूप रक्तपिपासु या द्वेष नहीं है, बल्कि आप दुनिया को बचाने के परोपकारी विचारों से भरे हुए हैं। यह शायद किसी और के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आप अलग हैं और आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि आप अलग हैं। आप वह व्यक्ति जिसे निहुआन की शक्ति विरासत में मिली है, इस दुनिया का शासक बनना तय है। लेकिन एक शासक का न केवल सम्मान किया जाना चाहिए, बल्कि उससे डरना भी चाहिए। आपको जानबूझकर अपने दिल और आत्मा की नरमी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं आपको कभी नहीं देखना चाहूंगा वह व्यक्ति जिसे अपनी शक्ति विरासत में मिली है। वह उस समय जैसा दयालु व्यक्ति बने। यू चे ने एक पल के लिए उन शब्दों पर विचार किया और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इस जूनियर ने सीनियर के शब्दों को अपने दिमाग में बिठा लिया है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ओह, ये सही है। जी युआन की आंखें ऊपर की ओर झुक गईं और उसने अचानक कहा, जिस दासी को तुमने अभी लिया है वह बुरी नहीं है। यू चे को नहीं पता था कि जी युआन ने अचानक कियाने का जिक्र क्यों किया। सिर्फ उसकी शक्ल सूरत के आधार पर उसकी तुलना अपने सुनहरे दिनों में तथाकथित देव जाति की नंबर 1 पवित्र परी ली सुओ से भी की जा सकती है। हम्फ जी युआन, जो हमेशा अतुलनीय रूप से ठंडी और उदासीन रहती थी, जब उसने देव जाति की तथाकथित नंबर 1 पवित्र परी ली सुओ शब्दों का उल्लेख किया तो उसने स्पष्ट रूप से अपने दांत हल्के से पीस लिए थे। जी युआन की अभिव्यक्ति पर एक नजर डालने के बाद युनचे ने चिंतित स्वर में पूछा, सीनियर, क्या जीवन की सृजन देवी ली सुओ के प्रति किसी प्रकार की शिकायत है? जी युआन ने भारी खर्राटे लेने से पहले अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उस समय जब नी जुबान युवा और मूर्ख था, उसने पूरे 10 लाख वर्षों तक ली सुओ का पीछा किया। फिर भी वह बार बार ली सुओ द्वारा क्रूरतापूर्वक अस्वीकार किया जाता रहा। उसके बाद आखिरकार वह निराश हो गया और उस क्षेत्र में जाने के लिए निकल गया जहां शैतान जाति निवास करती थी, और तभी वह मुझसे मिला। हम्फ, देव जाति की कौन सी नंबर 1 पवित्र परी? वह बस एक मूर्ख और नासमझ महिला थी जो यह नहीं देख सकती थी कि उसके सामने क्या है। किस तरह से नी जुबान उसके योग्य नहीं थी। वरिष्ठ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। युन चे ने अपना सिर गहराई से नीचे झुका लिया। उसका चेहरा थोड़ा हिल गया। जैसा कि अपेक्षित था, कोई भी महिला चाहे किसी भी स्तर पर हो, यह एक ऐसा बिंदु था जो पूरी तरह से वैसा ही रहा। यह अफसोस की बात है कि हागा को सिर्फ उसका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ा। जी युआन ने धीरे से खुद से कहा, जैसे ही वह मुड़ी। आप जा सकते हैं। याद रखें मैंने क्या कहा था। 1 महीना बीत जाने पर मुझे खोजने इस स्थान पर आना। इस दौरान तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना है। नो एल्प इन। यू चे चला गया और क्लाउड एंड की चट्टान के नीचे अंधेरे की दुनिया एक बार फिर शांत हो गई। जब से जी युआन इस जगह पर आया था, उन विशाल जानवरों की दहाड़ें जो इस जगह पर लगातार गूंजती थी, पूरी तरह से बंद हो गई थी। जी युआन की धुंधली स्पष्ट अंधकार में आभा के तहत वे विशाल अंधेरे जानवर निरंतर भय और काम की स्थिति में रहते थे। ये देखकर कि यू एर एक बार फिर शांतिपूर्ण नींद में सो गया है, जी युआन नेदरवर्ल्ड उदुम्बरा फूलों के समुद्र के बीच खड़ा था। आंखों की वह जोड़ी, वे आंखें जो पूरी सृष्टि को भयभीत कर सकती थीं, इस वर्तमान में धुंधलेपन और संकट की गहरी भावना से भरी हुई थीं। पल नी जुबान, उसने धीरे से खुद से कहा, ऐसा क्यों है कि मुझे अभी भी तुम्हारे बिना दुनिया की आदत नहीं है, भले ही इतने साल बीत चुके हों। मैं जीवन से इतनी दृढ़ता से जुड़ा हुआ था, वापस लौटने के लिए बहुत उत्सुक था। लेकिन एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था वह बदला नहीं था, वह थी तुम्हें और हमारी बेटी को फिर से देखना। हमारे सभी कुलवासी, मित्र, शत्रु और विरोधी अब आसपास नहीं हैं, और प्रारंभिक अराजकता मेरे लिए अतुलनीय रूप से विदेशी हो गई है।
लेकिन हमारी बेटी अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ है, भले ही वह हमारी जुबान जी से हंगर और र बन गई है। लेकिन कम से कम भले ही उसका अस्तित्व विच्छेद हो गया हो, उसने कुछ भी नहीं खोया है। होंगर हमेशा बहुत खुश और लापरवाह रहती है और जब तक कोई तुम्हारे साथ है, वह बहुत संतुष्ट रहेगी। इसके अलावा मैंने आखिरकार उसे फिर से स्वस्थ बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि उसके साथ हमेशा कोई न कोई रहेगा। नियति ने हमारी बेटी के अलावा सब कुछ नष्ट कर दिया। तो क्या मुझे नियति से नफरत और नाराजगी करनी चाहिए या इसके बजाय उसके प्रति आभारी होना चाहिए? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप से बुदबुदाया जैसे कि वह सपने में हो, नी जुबान, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं एक बार फिर तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जा रहा हूँ। क्योंकि इस बार मुझे और भी बेहतर विकल्प मिल गया है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक फीकी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जिसे कोई भी जीवित प्राणी देखेगा तो विश्वास नहीं कर पाएगा, उस चेहरे पर चमक आ गई जो घावों से भरा था। नी जुबान, मेरी प्रतीक्षा करो। एक बार जब मुझे तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त घर मिल गया, वह घर जिसे वह सबसे अधिक चाहती है, मैं अंततः तुमसे फिर मिल सकता हूँ। अध्याय 1498 बुक्स इन ग्लेज्ड साउंड स्टोन वन क्लाउड्स एंड एबिस को छोड़ने के बाद यू चे ने प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की ओर उड़ान भरी। वह तेज गति से नहीं उड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी जैसे उसके दिमाग पर कोई बोझ हो। कियाना ये यंग र ने उससे एक समान दूरी बनाए रखी। उसने अपनी आध्यात्मिक धारणा को इस दुनिया पर हावी कर दिया जो कि अन्य सभी दुनियाओं की तुलना में असाधारण रूप से नीच और हीन थी, जिसके बारे में वह जानती थी। मास्टर, आपके मन में क्या है? हे लिंग ने चिंता से पूछा। युन चे वापस अपने होश में आया और बोला, पिछले कुछ मुकाबलों से आपको क्या लगता है कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट किस तरह का व्यक्ति है? हे लिंग ने उत्तर देने से पहले कुछ देर तक इसके बारे में गंभीरता से सोचा। जब मैं पहली बार उससे मिला तो मैं भयभीत हो गया, अनियंत्रित रूप से भयभीत हो गया। लेकिन उसके और मास्टर के बीच कई बार बातचीत होने के बाद मुझे अब कोई डर नहीं लगता था। लेकिन इसके बजाय उसके और मास्टर के कारण शैतान और अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में मेरी पिछली धारणा बदल गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह बहुत अकेली है। यह एक प्रकार का अकेलापन है जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता है। और जब भी मैं उसे देखता हूँ, ये भावना और भी तीव्र हो जाती है। उद्धरण चिन्ह ... मैं देखता हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा महसूस करता हूँ। यू चे के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। इस ब्रह्मांड में बहुत से लोगों ने सर्वोच्च विशेषाधिकार, पद और शक्ति का पीछा करने के लिए अपने साधनों को समाप्त कर दिया है। वे जितना ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस बीच स्वर्ग में शैतान को हराने वाले सम्राट की शक्ति ऐसी है जिसके खिलाफ दूसरे खड़े नहीं हो सकते हैं, और वह इस युग में हर चीज से कहीं ऊपर मौजूद है। वह किसी भी जीवित प्राणी को आदेश दे सकती है और जो कुछ भी वह करना चाहती है वह कर सकती है। वह जो चीजें चाहती है वह तब तक आसानी से प्राप्त की जा सकती है जब तक वे मौजूद हैं। वह किसी भी प्राणी के जीवन और मृत्यु का निर्णय भी कर सकती है। वह सभी कानूनों, नियमों और संरचनाओं को भी आसानी से बदल सकती है। ड्रैगन मोनार्क प्राइमल कैस का शासक है, लेकिन अगर उसके 10 भी होते तो भी वह इतनी पूर्ण प्रतिष्ठा और शक्ति हासिल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि सर्वोच्च विशेषज्ञ जिन्होंने उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए अपना जीवन लगा दिया है, वे कभी भी इस तरह के असाधारण विचार रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट, जिसके पास सब कुछ है, जब से वह प्रारंभिक अराजकता में लौटा है तब से आश्चर्यजनक रूप से उदासीन है। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, न ही उसने सभी को तुच्छ समझा इंकार से सृजन, न ही उसने कोई आदेश, आज्ञा या मांग दी। उससे कोई खुशी, गुस्सा या दुख महसूस नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा भी नहीं की और यहाँ तक कि उन लोगों को भी अपने अस्तित्व का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जो सच्चाई जानते थे।
ये सिर्फ इतना ही नहीं है, उसे असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र या पैतृक दिव्य कला में कोई दिलचस्पी नहीं है। युन चे ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह समझना मुश्किल है। हेवन स्मिथिंग डेविल सम्राट अतुलनीय रूप से लंबे समय से अस्तित्व में है। उसके जीवन काल के अनुभव की तुलना इस युग के किसी भी जीवित प्राणी से नहीं की जा सकती। इस प्रकार ये बिल्कुल सामान्य है कि हम उसकी मनस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, हे लिंग ने धीमी आवाज में कहा। ये वैसा ही था जब वह कुछ वर्षों तक शेनशी के साथ रही, फिर भी वास्तव में शेनशी के विचारों को कभी नहीं समझ पाई, खासकर उसने युन चे के साथ क्या किया। युन चे ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। एमेन, आप सही कह रहे हैं। एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं निश्चित हूँ वह ये है कि हम दोनों एक जैसा महसूस करते हैं। वह बहुत अकेली है और उसका अकेलापन कुछ ऐसा है जिसे हम जीवन भर कभी नहीं समझ पाएंगे। उसने मुझे 1 महीने में उसकी तलाश करने के लिए कहा और वह मुझे अपना उत्तर बताएगी। युन चे की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मुझे लगता है कि वह उत्तर जो वह मुझे 1 महीने में देगी, संभवतः तब से प्रारंभिक अराजकता के भाग्य का फैसला करेगा। गहरे आकाश महाद्वीप में लौटकर युन चे ने अपनी आध्यात्मिक धारणा को पार किया और पाया कि वुक्सिन वास्तव में फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही उसने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में प्रवेश किया, वुक्सिन अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर रही थी, बल्कि चू यूचिन उसे लिखना सिखा रही थी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसका सफेद हाथ धीरे धीरे कागज पर नाच रहा था। इस्तेमाल की गई लेखन शक्ति न तो भारी थी और न ही हल्की, उसकी कलमकारी सुरुचिपूर्ण थी और उसमें बच्चों जैसी किसी भी विशेषता का अभाव था। युन चे चुपचाप देखता रहा। शुरू में उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसकी निगाहें और दिमाग अनजाने में उसके लेखन में डूब गए थे और वह अब अपनी आंखें हटाने को तैयार नहीं था। एक बार फिर पूरा पृष्ठ भरने के बाद उसने अपनी उपलब्धि की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। वह संतोषपूर्वक मुस्कुराए और अपनी मां से इनाम मांगने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए युन चे पर पड़ी जो कहीं से प्रकट हुई थी। पापा, यू वुक्सिन ने प्यारी आवाज में पुकारा और उसकी आंखें चमक उठी और वह उस पर टूट पड़ी। ये केवल इसी क्षण था कि चू यूचिन ने युन चे की उपस्थिति को देखा और पीछे मुड़ गया। आप वापस आ गए हैं। उसने युन चे के पीछे सुनहरे वस्त्र पहने एक लड़की को देखा और उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत ठिठक गईं। क्या ना ये यंग रस से कोई गहन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं हो रही थी, लेकिन वह निराकार आभा जो उसने प्रसारित की थी, एक ऐसी आभा जिसने ईश्वर क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों पर भी शक्तिशाली रूप से शासन किया था, चू यूचिन को उत्पीड़न की एक भयानक भावना दी जो कि वह जो कुछ भी जानती थी उससे कहीं अधिक थी। हाँ, युन चे ने यू वुक्सिन को अपनी बाहों में झपट्टा मार लिया, लेकिन उसका 14.5 साल का नाजुक शरीर काफी बड़ा हो गया था। वह पहले से ही उसके कंधों से थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह अब उसे पहले की तरह एक हाथ से नहीं पकड़ सकता था। इससे उसे एक अजीब सा पछतावा महसूस हुआ और उसने कहा, हमने केवल आधे महीने से एक दूसरे को नहीं देखा है, तो ऐसा क्यों लगता है कि आप और भी लंबे हो गए हैं। इससे पहले कि उन्हें ये पता चलता, उनकी बेटी विवाह योग्य उम्र से केवल 2 वर्ष दूर थी। जिया क्विंग्यू ठीक 16 साल की थी जब उसने उससे शादी की। समय सचमुच क्रूर था। यू वुक्सिन काफी देर तक उसकी बाहों में खिलखिलाती रही और इधर उधर घूमती रही, इससे पहले कि उसका ध्यान क्याने यंग र पर गया, जो चुपचाप वहां खड़ी थी। यहाँ तक कि युन वुक्सिन, जो अभी भी अनजान थी, ने सोचा कि उसकी शक्ल इतनी हास्यास्पद थी और उसने पूछा, पिताजी, वह बड़ी बहन कौन है? वह नहीं हो सकती, वह मेरी अनुयायी है। यू चेचू यूचिन को शुद्ध और दृढ़ दृष्टि से देखने से पहले वह जो शब्द कहने वाली थी, उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। चू यूचिन, पालन करने वाला। यू वुक्सिन को स्पष्ट रूप से कुछ संदेह हुआ और उन्होंने कहा, क्या ये वास्तव में कुछ अजीब रिश्ता नहीं है? और ये भी कि ये बड़ी बहन मास्क क्यों पहनती है?
फिर भी ये मुखौटा वास्तव में बहुत सुंदर है। युन चे ने बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ कहा, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए उसे अपना चेहरा ढकना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और ऐसा लगा कि उसे यू चे का मूल्यांकन पसंद नहीं आया। यू वुक्सिन ने काफी देर तक कियाना ये यंग एर पर गहरी नजर डाली। उसके चेहरे का हर इंच, जो नकाब से ढका नहीं था, जेड मूर्ति की तरह सुंदर, नाजुक और इस हद तक परिपूर्ण था कि दूसरों को आश्चर्य से हौंफने पर मजबूर कर दे। युन वुक्सिन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वह ऐसी दिखती है जैसे वह वास्तव में बहुत सुंदर है। अरे, असल में वो दूसरों की नजरों में बहुत खूबसूरत लग सकती है, लेकिन अगर उसे आपकी माँ के बगल में रखा जाए तो उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती और इसलिए डैडी की नजर में वह अपेक्षाकृत बदसूरत व्यक्ति मानी जाती है, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अपना पूरा चेहरा दूसरी ओर मोड़ने से पहले चू यूचेन पर एक गंभीर नजर डाली। ओह, यू वुक्सिन को यू चे का स्पष्टीकरण समझ में आ गया था। ये शब्द यू चे के मुंह से निकले ही थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी के सामने स्लेव यंग नाम का उल्लेख करना उचित नहीं था और उन्होंने तुरंत खुद को सही किया। कियाने, यह मेरी बेटी है। अब से उसका आदेश मेरे आदेश के बराबर है। जब आप उसके साथ हो तो आपको उसकी रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, कियाना ये यंग र ने उनके आदेश स्वीकार कर लिए। कियान, ये यू वुक्सिन धीरे से फुसफुसाए, कितना अजीब नाम है। आइए अब उसके बारे में बात न करें। युन चे थोड़ा नीचे झुकी और मुस्कुराते हुए बोली, वुक्सिन, अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। युन वुक्सिन के चेहरे पर आश्चर्य या जिज्ञासा नहीं, बल्कि संदेह झलक रहा था। पिताजी वास्तव में इस बार इसे नहीं भूले। युन चे की आंखों का कोना एक पल के लिए घूम गया और उसने उदास होकर कहा, पिछली बार मेरी अचानक वापसी पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। मैं बिल्कुल नहीं भूला था। मैंने वुक्सिन से जो वादा किया है वह सब मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। हे। वुक्सिन की अर्धचंद्राकार भौहें तन गईं जब वह मधुरता से हंसी और अपना बर्फ सफेद हाथ बढ़ाया। उपस्थित करें। युन वुक्सिन अब अपने चेहरे पर भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी और वह प्रत्याशा और उत्साह से भरी हुई थी। यू चे के सामने एक रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक साधारण सफेद रेशमी वस्त्र दिखाई दिया। वस्त्र में शुद्ध और रहस्यमयी फीकी रोशनी झलक रही थी। रोशनी कभी कभी हल्के कोहरे जैसी और कभी कभी चांदनी जैसी प्रतीत होती थी। बहुत खूब, बहुत सुंदर वस्त्र। युन वुक्सिन ने जो देखा उससे तुरंत आकर्षित हो गई। इसे विशाल चंद्रमा दिव्य वस्त्र कहा जाता है और यह पूर्वी देव क्षेत्र के चंद्रमा देव क्षेत्र से आता है। यू चे ने इसे यू वुक्सिन के हाथों में दे दिया और थोड़ा मुस्कुराया। यह न केवल सुंदर है, बल्कि यह आपकी अच्छी तरह से रक्षा भी कर सकता है। यदि आप इसे पहनेंगे तो इस ग्रह पर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। केवल चंद्रमा देव क्षेत्र के पास ही विशाल चंद्रमा दिव्य वस्त्र था। यह अतुलनीय रूप से बहुमूल्य था। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम चंद्रमा के दिव्य दूत के स्तर का होना चाहिए। युन चे ने इसे आसानी से जिया क्विंग्यू के शयन कक्ष से ले लिया। और यह एक टुकड़ा नहीं था। जिया क्विंग्यू ने उससे बार बार इसके लिए कहा था, लेकिन उसने इसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया था और अंत में उसे असहाय रूप से मामला छोड़ना पड़ा। बहुत खूब। युन वुक्सिन ने विशाल चंद्रमा दिव्य वस्त्र को अपने हाथों में पकड़ते हुए एक प्यारे अंदाज में कहा। वह लबादा हवा की तरह हल्का था और एक प्रकार की असाधारण रहस्यमयी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा ने चुपचाप उसके पूरे शरीर को ढांक लिया था और उसने कहा था, इतना खूबसूरत लबादा मैं पहली बार देख रही हूँ। लेकिन अगर माँ इसे पहनेगी तो यह और भी अच्छा लगेगा। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ के पास भी एक है। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया, एक बार फिर बाहर आया और उसकी हथेली पर एक चमकदार सफेद जैद दिखाई दिया।
जेड का टुकड़ा सुंदर और अति सुंदर था, लेकिन इसने एक ऐसी आभा बिखेरी जो विशाल चंद्रमा दिव्य वस्त्र से आने वाली आभा से भी अधिक रहस्यमय थी। और यह भी है, उस अनोखी आभा के कारण कियाने यंगर की नजर उनकी ओर घूम गई और वह थोड़ी देर के लिए यूचे की हथेली पर टिक गई। अनंत कल्पना पत्थर, कियाना ये यंग रा ने खुद से कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इटर्नल इमेजरी स्टोन कितना दुर्लभ और मूल्यवान था। यह क्या है? यू वुक्सिन ने पत्थर लिया और उत्सुकता से उसे देखा। यह एक गहन कल्पना पत्थर है। गहन कल्पना पत्थर। यून वुक्सिन स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। ठीक है, लेकिन ये कोई साधारण गहन कल्पना पत्थर नहीं है। युनचे थोड़ा मुस्कुराया और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। ये जो भी छवि रिकॉर्ड करेगा वह हमेशा के लिए बरकरार रहेगा और आपको इसके गायब होने या ढहने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अपने शेष जीवन में आप इसकी मदद से किसी भी समय जो भी छवि रिकॉर्ड करना चाहेंगे उसे देख सकेंगे। इसलिए इसका एक विशेष नाम है, इसे अनंत इमेजरी स्टोन कहा जाता है। यहाँ तक कि चू यूचेन जो बेहद उदासीन था, यूचे के शाश्वत इमेजरी स्टोन के वर्णन से थोड़ा प्रभावित हुआ। बहुत खूब। यू वुक्सिन ने स्पष्ट रूप से अनंत इमेजरी स्टोन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से नहीं समझा, लेकिन वह फिर भी उत्साह से चिल्लाती रही और थोड़ी देर तक सावधानी से उसके साथ खेलती रही। जब उसने पूछा तो उसकी तारा में आंखें चमक उठी। तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं? क्योंकि यह उपहार युक्सिन के लिए है, मैंने इसे आजमाया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे लगाने का तरीका सामान्य प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन जैसा ही होना चाहिए। यू चे ने कुछ देर सोचा। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। यू वुक्सिन ने शाश्वत इमेजरी स्टोन लिया, यू चे का सामना किया और अपनी गहन ऊर्जा डाली। इसके तुरंत बाद इटर्नल इमेजरी स्टोन पर एक रहस्यमयी मंद रोशनी चमकी। यू वुक्सिन ने शाश्वत इमेजरी स्टोन का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक धारणा का उपयोग किया और इसके तुरंत बाद वह हंस पड़ी। तो डैडी ऐसे दिखते हैं। क्या ये सचमुच हमेशा हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाएगा? एमेन। यू चे ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। फिर मैं माँ, मास्टर, दादाजी, दादी, कई लोगों और कई अलग अलग जगहों को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। यून वुक्सिन उत्साह से चिल्लाए, लेकिन उसका हाथ जिसमें शाश्वत इमेजरी स्टोन था अचानक सुस्त हो गया और उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति दिखाई दी। एमेन। क्या गलत? यू चे ने पूछा। उसने अपनी गहन ऊर्जा और आध्यात्मिक धारणा को नियंत्रित किया जो शाश्वत इमेजरी स्टोन में डूबी हुई थी। खुश के साथ यून वुक्सिन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए और खुशी से हंसी। मुझे यह उपहार बहुत पसंद आया, धन्यवाद डैडी। एमेन। जब तक आप इसे पसंद करते हैं। जब भी वह यून वुक्सिन की प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखता था तो उसे हमेशा अतुलनीय खुशी और संतुष्टि महसूस होती थी। साथ ही वह म्यूफिक्स्यू को धन्यवाद देने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। लेकिन मैंने डैडी के लिए जो उपहार तैयार किया है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यून वुक्सिन थोड़ा आशंकित था और बोला, क्या डैडी थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? चू यूचेन ने उसे बताया कि पिछली बार जब वह लौटा था तो यून वुक्सिन उसके लिए एक रहस्यमयी उपहार तैयार कर रहा था। इस उपहार के लिए वह व्यक्तिगत रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूस्ट्री डायमंड दायरे में कई स्थानों पर गई, लेकिन वह उसे यह बताने को तैयार नहीं थी कि वास्तव में उपहार क्या था। ठीक है, यू चे ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो फिर क्या पिताजी ने वह काम पूरा कर लिया जो वह करना चाहते थे? यू वुक्सिन ने पूछा। अभी तक नहीं। फिर पापा इस बार कब जाएंगे? हम शायद आधे महीने बाद, यू चे ने कहा। आधा महीना? यू वुक्सिन ने कुछ देर तक गंभीरता से इसके बारे में सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसके बाद वह अपनी आंखों में दृढ़ दृष्टि के साथ बोली, इस बार डैडी के जाने से पहले मैं निश्चित रूप से पूरा उपहार दूंगी। ओह, मैं अभी जाऊंगा। पिताजी को झांकना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं झांकूंगा, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा। NOVALN बोलने के बाद यू वुक्सिन जल्दी से भाग गया।
लेकिन दौड़ने के बाद थोड़ी दूरी पर वह अचानक चेहरे पर गंभीर भाव लेकर मुड़ी। पापा, तुम्हें आज रात कहीं नहीं जाना है और केवल माँ के साथ ही जा सकते हो, मास्टर को देखने के लिए भी नहीं। यू चे, एक बेटी स्वाभाविक रूप से अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति पक्षपाती होगी। यू चे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कियाने यंगर से कहा, आपको इस अवधि के दौरान मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जाओ और वुक्सिन की रक्षा करो। तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। हाँ, कियाने यंगर ने जवाब दिया और पलक झपकते ही युन वुक्सिन के पीछे हो लिया। अध्याय 1499 वुक्सिन ग्लेज्ड साउंड स्टोन 2 यूचेन वुक्सिन ने मेरे लिए आखिर क्या तैयारी की है। यू वुक्सिन को गए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन यूचे पहले से ही अपनी मदद नहीं कर सका। चू यूचेन ने उस पर नजर डाली और कहा, तुम्हें ये पसंद आएगा। यूचे के पास पूछना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। वह चीज कैसी है जिसमें आप व्यस्त हैं? चू यूचेन ने पूछा। आपने हमें विवरण के बारे में कभी नहीं बताया, इसलिए हम जानते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि हम चिंता करें। ये बहुत गंभीर बात है ना? एमेन, ये गंभीर है और यह निश्चित रूप से आप सभी जो भी कल्पना कर रहे हैं उससे भी बड़ा है। युन चे ने उसके चेहरे पर मुस्कान आने से पहले उसकी ओर सिर हिलाया। लेकिन चिंता मत करो, सबसे खराब स्थिति में भी इसका मुझ पर या हमारे ग्रह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओह, चू यूचेन की आंखों में थोड़ा संदेह आ गया। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि हमारा छोटा ग्रह व्यापक दुनिया में कितना खास है। किसी भी दर पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, यदि अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है तो युन चे ने आशा भरे स्वर में कहा, सही समय आने पर मुझे वुक्सिन और सभी को ईश्वर लोक में ले जाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे यकीन है कि वुक्सिन स्नो सॉन्ग दायरे का आनंद उठाएगी, ये देखते हुए कि उसे फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस कितना पसंद है। किसी भी आश्चर्य को छोड़कर परिणाम 1 महीने के समय में स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर यह इतना जरूरी है तो आपने लौटने के लिए यही समय क्यों चुना? ऐसा इसलिए है क्योंकि निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण जल्द ही आने वाला है। युन चे ने दूर से देखा और कहा, 13 दिनों में यह मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन होगा। मैं अपने दादाजी के 60वें जन्मदिन के दौरान प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में फंस गया था। न केवल मैं उपस्थित नहीं हो सका, बल्कि मैंने उन्हें बहुत दुख और पीड़ा भी पहुंचाई। इसलिए मैं इस बार उनका जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से आयोजित करूंगा। मैं देख रहा हूँ। चू यूचेन ने सिर हिलाया। जियो ली यूचे के असली दादा नहीं थे, लेकिन यूचे के करीबी हर कोई जानता था कि वह यूचे के जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। उसे अकेले वयस्कता तक पहुंचाने के लिए यह कोई आभार नहीं था। उस महिला का नाम अभी कियाने है। वह चू यूचेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। कियाना ये यंग की आभा इतनी डरावनी थी कि घुटन और डर की भावना अभी भी उससे दूर नहीं हुई थी। वह वही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कियाना ये यंग यू चे ने कहा। क्या? चू यूचेन ने सदमे में कहा। उस समय यू चे ने कियाने यंग को ईश्वर क्षेत्र की सबसे डरावनी महिला के रूप में वर्णित किया था। ये वह थी जिसने उसे लगभग ऐसे मृत अंत में पहुंचा दिया था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। चिंता मत करो, कुछ कारणों से मैं उसमें एक दास की छाप डालने में कामयाब रहा। अब वह केवल मेरी आज्ञाकारी दासी है। यूचे ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। उनके जवाब ने चू यूचेन को स्पष्ट रूप से भयभीत कर दिया था, क्योंकि कियाने यंग अभी यू वुक्सिन के साथ थी। गुलाम छाप। चू यूचेन उसके बाद और भी आश्चर्यचकित लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा जल्दी ही स्वीकारात्मक और ठंडा हो गया। वह कभी भी पुराने ख्याल वाली या नर्म दिल वाली इंसान नहीं रही। मुझे लगता है कि विधर्मी आत्मा की छाप लगाने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं है। अचानक चू यूचेन को कुछ याद आया और उसने चुपचाप यूचे को देखा। तुमने उसे नहीं छुआ, है ना? नहीं नहीं, युन चे ने तुरंत अपना सिर हिलाया और पूरी तरह से आश्वस्त स्वर में कहा, कदापि नहीं। वास्तव में
चू यूचेन वास्तव में ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यू चे कितना आत्मविश्वासी और सच्चा दिख रहा था। यह आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं लगता। आहा, युन चे ने आगे बढ़कर चू यूचेन को दोनों हाथों से गले लगा लिया। जब मेरी नन्ही परी यही है तो मैं एक दुष्ट राक्षस को छूने की इच्छा क्यों रखूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। जैसा कि वादा किया गया था, यू चे ने जियोली के 70वें जन्मदिन की दावत की तैयारी शुरू कर दी। वह जानता था कि जियोली को अत्यधिक ध्यान और शोर पसंद नहीं है, इसलिए तैयारियां कम धूमधाम से की गईं और केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही उससे निमंत्रण कार्ड मिले। हालांकि तैयारियां सरल थीं, युन चे ने सभी कार्यों में भाग लिया व्यक्तिगत रूप से और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ये पहली बार था जब उसने जियोली के लिए जन्मदिन की दावत का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि यह कम से कम उसका एक अंश चुका देगा जो जियोलाई ने उसे इतने वर्षों में दिया था। सुबह में उसने सब कुछ तैयार करने के लिए जियोयू के साथ कड़ी मेहनत की, लेकिन रात में वह अपने लंपट स्वभाव के आगे झुकने से कभी नहीं चूका और अपनी कई पत्नियों का भरपूर आनंद उठाया। वह बहुत पहले से ही इस बात से अवगत था कि संभवतः उसकी असामान्य रूप से उच्च सेक्स ड्राइव के पीछे उसका ड्रैगन गॉड वंश ही कारण था। शायद इसके अलावा कियाने यंग को हमेशा एक हाथ की दूरी पर रखने का मुख्य कारण उसे जासूसी करने या उसके असली स्वभाव को देखने से रोकना था। कम से कम जब भी कियाने यंग था तो उसका जीवन नीरस और उबाऊ था उसके चारों ओर। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि युन वुक्सिन और कियाने यंग के बीच हर दिन ढेर सारी अजीब बातचीत होती थी। युन वुक्सिन, आंटी कियाने, आप हमेशा डैडी को मास्टर क्यों कहती है? ये बहुत अजीब लगता है। कियाने यंग, ऐसा इसलिए है क्योंकि मालिक ने मुझमें एक गुलाम की छाप डाल दी है। अगले 1000 वर्षों तक मुझे उसके प्रति पूर्णतः वफादार रहना होगा। यू वुक्सिन, गुलाम छाप? वह क्या है? यह अच्छी बात नहीं लगती। आंटी कियाने, आप वास्तव में डैडी को मास्टर नहीं कहना चाहती थी, है ना? कियाने यंगर, गुरु की ताकत ही वह कारण है जिसके कारण मुझ पर गुलामी की छाप पड़ी। इसमें सहमति की कोई भूमिका नहीं है। यू चे के आदेश के कारण कियाने यंग ने हमेशा यू वुक्सिन के सवालों का गंभीरता से जवाब दिया। क्या इसका मतलब यह है कि पिताजी उस स्थान पर एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिसे ईश्वर क्षेत्र कहा जाता है? यू वुक्सिन की आंखें चमक उठी। एमेन, मास्टर एक बहुत ही प्रभावशाली और विशेष व्यक्ति है। कोई यह भी कह सकता है कि वह पूरी दुनिया में सबसे विशेष व्यक्ति है, कियाने यंग ने उत्तर दिया। ही। युन वुक्सिन में खुशी का संचार हो गया क्योंकि उसके पिता की छवि अचानक पहले से बड़ी और अधिक रहस्यमय हो गई। उसने अपने हाथ जोड़े और लालसा से पूछा, कहो, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी को मेरे द्वारा तैयार किया गया उपहार पसंद आएगा? वह करेगा, कियाने यंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मालिक वह व्यक्ति है जो प्यार और बंधन की बहुत अधिक परवाह करता है। वह आपके द्वारा दिए गए किसी भी उपहार को पसंद करेगा क्योंकि आपने उनमें अपने दिल का खून और प्यार डाला है। मम्मी और मास्टर ने भी यही कहा था। कियाने यंग के सुनहरे मुखौटे को घूरने से पहले युन वुक्सिन ने उत्तर दिया। आंटी कियाने, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? कियाने यंग ने कहा, मास्टर ने मुझे उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना अपना मुखौटा नहीं उतारने का आदेश दिया है। बस इस एक बार कृपया। मैं सचमुच उत्सुक हूँ। मैं मास्टर के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम कंजूस हो। युन वुक्सिन ने एक और सवाल पूछने से पहले निराशा में अपने होंठ भींच लिए। कहो, पिताजी ने कहा था कि तुम बहुत मजबूत हो। क्या आप पिताजी से अधिक मजबूत हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, कियाने यंग ने उत्तर दिया। वाह, यू वुक्सिन ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप कितने मजबूत हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, कियाने यंग ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रह बहुत नाजुक है।
अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी तो ये ग्रह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, कियान यंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। यू वुक्सिन, अब ये पूरा हो गया है। युन वुक्सिन ने सावधानी से अपने हाथों के बीच कुछ पकड़ते हुए कहा। उसकी उंगलियों के बीच से रंग बिरंगी रोशनी झांकती हुई और उसकी तारों भरी आंखों को रोशन करती हुई देखी जा सकती थी। कोई कह सकता है कि उसने अपने हाथों की वस्तु तैयार करने में अपने दिल का सारा खून लगा दिया था। ये पहली बार था जब उसने कोई उपहार तैयार करने में इतनी मेहनत की थी। कल दादाजी का जन्मदिन है और पिताजी को इसकी बहुत परवाह है। क्या मुझे उसे अभी उपहार देना चाहिए या जन्मदिन के बाद? कियान ये यंग ने उसके बगल से उत्तर दिया, यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो संभावना है कि कुछ घटित हो सकता है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। कियान ये यंगर एक बेहद सतर्क और मिलनसार व्यक्ति थी, और वह निश्चित रूप से उस प्रकार की नहीं थी जो किसी बच्चे को खुश करने की कोशिश करेगी। वास्तव में उसके पास बमुश्किल ही कोई था, उसकी शब्दावली में भावनात्मक शब्द बिल्कुल नहीं। हालांकि यू वुक्सिन पिछले कुछ दिनों में उसके बात करने के तरीके की आदी हो चुकी थी, इसलिए एक पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, आमीन। आप ठीक कह रहे हैं। पिताजी पहले भी कई बार बिना बताए चले गए हैं। अगर वह फिर से चला गया तो चलिए अभी पिताजी को ढूंढते हैं। कियान ये यंग ने सिर हिलाया और उंगली उठाई। उसके और यू वुक्सिन के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। उसके जैसे व्यक्ति के लिए नीले ध्रुव तारे का स्थान कागज जितना नाजुक था। वह और यू वुक्सिन तुरंत यू चे के पास आ गए। उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए युन चे ने पीछे मुड़कर बोलने की कोशिश की, लेकिन युन वुक्सिन ने तुरंत अपने हाथ उठाते हुए उसे टोकते हुए कहा, डैडी, ये तुम्हें मेरा उपहार है। ओह, युन चे जो कुछ भी कहने वाला था उसे तुरंत निगल गया। उनके चेहरे की विशेषताएं हफ्तों से प्रत्याशा के साथ तनावपूर्ण थीं, लेकिन युन वुक्सिन के शब्दों ने उन्हें अनजाने में शांत कर दिया था। ये समाप्त हो गया। मैं बहुत लंबे समय से इसकी आशा कर रहा था। हम युन वुक्सिन द्वारा अपनी हथेली खोलने के बाद युन चे की आंखों में प्रवेश करने वाली पहली चीज प्रकाश की 3 रंगीन लेकिन शुद्ध किरणें थी। ड्रैगन आई फ्रूट के आकार के 3 जेडस्टोन यू वुक्सिन के हाथों में चुपचाप पड़े थे। उनका आकार या रंग एक जैसा नहीं था और वे थोड़े पारभासी दिखते थे। वे भी चमकीले जेडस्टोन की तरह कमजोर चमक रहे थे। युन चे ने तुरंत उन्हें 3 ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स के रूप में पहचान लिया। ग्लेज्ड साउंड स्टोन एक प्रकार का जेडस्टोन था जो ध्वनियों को रिकॉर्ड कर सकता था और उन्हें दोबारा बजा सकता था। वे हर विमान में मौजूद हैं और वे सबसे औसत प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन से भी सस्ते हैं। आखिरकार प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन छवि और ध्वनि दोनों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन ग्लेज्ड साउंड स्टोन केवल ध्वनि रिकॉर्ड कर सकता है। वास्तव में अधिकांश समय वे केवल ध्वनि ट्रांसमिशन स्टोन्स या ध्वनि ट्रांसमिशन जेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान बनाए गए उपउत्पाद थे। नीले ध्रुव तारे पर अधिकांश चमकदार ध्वनि पत्थर भूरे काले रंग के और पूरी तरह से प्रकाशहीन थे। हालांकि युन वुक्सिन ने जो पकड़ रखा था उसमें सुनहरी, नीली और लाल रंग की चमक थी। उनका रंग भी अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था। ईश्वर क्षेत्र में हर जगह रंगीन चमकीले ध्वनि पत्थर देखे जा सकते थे। सच कहूं तो ये कुछ ऐसा था जिस पर लगभग कोई भी गहन अभ्यासकर्ता ध्यान नहीं देगा, भले ही उन्हें जमीन पर छोड़ दिया जाए। हालांकि यू चे को पता था कि ग्रह की खराब तात्विक गतिविधि के कारण ब्लू पोल स्टार पर रंगीन चमकदार ध्वनि पत्थर बेहद दुर्लभ थे। इसका मतलब ये था कि ब्लू पोल स्टार पर रंगीन चमकदार ध्वनि पत्थर केवल चरम वातावरण में दिखाई देंगे जहां तत्व असामान्य रूप से सक्रिय थे। उदाहरण के लिए ऐसे स्थानों में ज्वालामुखीय क्षेत्र, गहरे समुद्र, उजाड़, रेगिस्तान आदि शामिल हैं। लेकिन ये तीनों रंग के ग्लेज लाइट स्टोन न केवल आकार में एक जैसे थे, बल्कि इनका रंग बेहद शुद्ध दिखता था। यू वुक्सिन ने स्वयं इन चरम स्थानों की यात्रा की होगी और बहुत बहुत लंबे समय तक खोज की होगी। वे सुंदर लग रहे हैं, यू चे ने उपहार को धीरे से स्वीकार करने और उसे अपनी हथेलियों में पकड़ने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। 3 चमकदार ध्वनि पत्थर नीले काले धागे के एक ही धागे से एक साथ बंधे हुए थे।
जैसे ही उसने अपनी उंगली स्ट्रिंग से टकराई, युनचे को तुरंत कुछ एहसास हुआ और उसने उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया। क्या ये तुम्हारे बाल हैं, वुक्सिन? हाँ, युन वुक्सिन उस पर मुस्कुराया। लंबाई बिल्कुल सही है। मैंने इसमें बहुत सारी फीनिक्स दिव्य शक्ति डाली है, इसलिए यह निश्चित रूप से तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि आप इसे जानबूझकर नहीं करते। हाँ, बेशक मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। युनचे हंसे। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। युन वुक्सिन ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और घूरती आंखों से उसकी ओर देखा। वह ध्वनि दोबारा बजाओ जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, पिताजी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ग्लेज्ड साउंड स्टोन के केंद्र को उंगली से छूने से पहले युनचे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने जो चुना वह गोल्डन ग्लेज्ड साउंड स्टोन था, जो लगभग एक आदर्श दिल के आकार जैसा दिखता था। इसके चारों ओर गहन ऊर्जा के निशान थे, तो स्पष्ट रूप से यह कुछ ऐसा था जिसे युन वुक्सिन ने सावधानीपूर्वक अपने हाथों से आकार दिया था। युन वुक्सिन की आवाज ग्लेज्ड साउंड स्टोन से आई जब उसने इसे गहन ऊर्जा से छुआ। पिताजी, वुक्सिन आपके बारे में सोच रहा है। लड़की की आवाज नर्म, मधुर और उसकी शुद्ध इच्छा से भरी हुई थी। युनचे को भूल जाए, यहाँ तक कि कियाने यंग र को भी ऐसा लगा जैसे उसका दिल उस एक पल में पिघल रहा था। ये पिताजी के लिए एक अनुस्मारक है कि घर पर आपकी एक बेटी इंतजार कर रही है। तो हमेशा बाहर मत जाओ और बार बार वापस आओ, ठीक है? यू वुक्सिन का स्वर पूरी तरह से गंभीर था, भले ही उसकी भौहें अर्धचंद्राकार में मुड़ी हुई थी। ठीक है। युनचे के होंठ एक पल के लिए खुले, फिर उसने धीरे से वादा किया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मामले को निपटाने के बाद मैं हर दिन आपके साथ रहूंगा। ही, आपने जो वादा किया था उसे मत भूलिए, डैडी। यू वुक्सिन ने अपनी आंखें घुमाने से पहले कहा। 2 और बच्चे हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। युनचे ने अपनी बाईं ओर नीले ग्लेज्ड साउंड स्टोन को छुआ। इसका आकार एक त्रिभुज जैसा था और इसमें एक प्रकार की सुविचारित तीक्ष्णता भरी हुई थी। पिताजी, आप बिल्कुल भी खतरनाक चीजों में खुद को शामिल नहीं कर सकते। इस बार ग्लेज्ड साउंड स्टोन से निकली आवाज असामान्य रूप से गंभीर लग रही थी। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे खुद को सुरक्षित रखने की याद दिला रहे हैं, है ना? नोब इन हम्फ, जब तक आप मेरा मतलब जानते हैं। यू वुक्सिन की नाक और होंठ थोड़े ऊपर उठे। मम्मी और मास्टर हमेशा कहते हैं कि डैडी को दिखावा करना और बहुत खतरनाक काम करना पसंद है। कई बार ऐसा हुआ कि आपने अपना जीवन लगभग बर्बाद कर दिया। युनचे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन आप अभी एक बेटी वाले व्यक्ति हैं। जिसने अपनी बेटी के पिता को खो दिया, उससे बुरा कोई पिता नहीं है। इसलिए आप निश्चित रूप से भविष्य में दोबारा कोई खतरनाक काम नहीं कर सकते, ठीक है? जरा सा भी नहीं। अगर कोई तुम्हें काय कहे तो भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। युनचे ने अपनी छाती पर हाथ रखा और बहुत गंभीरता से कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ अपनी रक्षा करूंगा और भविष्य में ऐसा कुछ भी करना बंद कर दूंगा जो खतरनाक हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसकी नजर तीसरे ग्लेज्ड साउंड स्टोन पर पड़ी। ये ग्लेज्ड साउंड स्टोन गहरे लाल रंग का था और इसमें आग की आभा काफी अधिक थी। बहुत संभव है कि इसकी खोज पिघले हुए लावा जैसी जगहों पर हुई हो। हालांकि जिस बात ने युनचे को आश्चर्यचकित किया, वह थी उसका असामान्य आकार। यह अविश्वसनीय रूप से असमान लग रहा था, और अगर उसने इसे एक निश्चित कोण से देखा, तो यह एक छोटी सी बंद मुट्ठी जैसा दिखता था। क्या ये एक मुट्ठी है? युनचे ने पूछा। हाँ, यू वुक्सिन ने सिर हिलाया। यह एक मुट्ठी है। इसे करना काफी कठिन था। मुझे इसे इस तरह का आकार देने में काफी समय लगाना पड़ा और इस प्रक्रिया में मैंने इसे लगभग तोड़ दिया। अंदर की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम एक मुट्ठी। अपनी बेटी के विचारों के बारे में थोड़ा उत्सुक होकर जब उसने ये चीज बनाई, तो उसने ग्लेज्ड साउंड स्टोन को छुआ और सुना, पापा, तुम्हें अपने निचले स्वर पर नियंत्रण रखना होगा। युनचे डब्ल्यू विंकिंग फेस की ही।
युन वुक्सिन आधी सिकुड़ी हुई आंख के छेद से हंसी। मैं अकेला नहीं हूँ जो ये कह रहा हूँ। मम्मी और मास्टर भी मुझसे सहमत हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने तुम्हें इस तरह के शब्द सिखाए हैं। तुम्हारी माँ बाद में पिटाई की हकदार है। यू चे ने दांत पीसने का नाटक करते हुए कहा। मम्मी ने मुझसे ये भी कहा था कि जब आप भविष्य में अन्य आंटियों के साथ अजीब हरकतें कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी इस ग्लेज्ड साउंड स्टोन को न छुए। ~। यू चे ने हथेलियों पर हाथ रखकर मन ही मन सोचा, हे हेवन, मेरी नन्ही परी भी अजीब हो गई है। युन वुक्सिन ने उसकी ओर आंखें झपकाई और पूछा, पिताजी, आपका चेहरा बहुत अजीब लग रहा है। क्या यह उपहार आपकी पसंद का नहीं है? युन चे ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, यह मेरे जीवन में अब तक मिला सबसे अनमोल उपहार है। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, उसने ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स की डोरी उठाए और धीरे से अपनी गर्दन के चारों ओर डाल ली। चमकता हुआ ध्वनि पत्थरयूचे के अनुभव और शक्ति के लिए ये पूरी तरह से सामान्य थे, लेकिन इनमें विशेष रूप से उनकी अनमोल बेटी के अनमोल विचार और इच्छाएं थी। मैं उन्हें हमेशा पहनूंगा। इस तरह मैं हमेशा आपकी आवाज सुन सकूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। उसने अपनी बाहें खोली और अपनी बेटी को धीरे से गले लगाया। उसकी पकड़ अनजाने में और मजबूत होती गई। यू वुक्सिन ने कराह निकाली। पिताजी, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज लग रही है। एमेन। युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर अब तक की सबसे शुद्ध, गर्म मुस्कान दिखाई दी। वुक्सिन, मेरी बेटी, धन्यवाद। अया। युन वुक्सिन को उनका धन्यवाद सुनने के बाद वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बस एक छोटा सा उपहार है, पिताजी। आपको ऐसी अजीब बातें कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके उपहार के लिए आपको धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी बनाने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उसके शब्दों ने युन वुक्सिन को चौंका दिया। वुक्सिन, कृपया इसे याद रखें। यू चे ने अपनी बेटी के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा। जब तक तुम सुरक्षित और खुश हो, मैं हमेशा जीवित रहने वाला सबसे भाग्यशाली व्यक्ति रहूंगा। उद्धरण चिन्ह .. एमेन। युन वुक्सिन ने अपने पिता को गले लगाने और उनके कंधे पर अपना सिर झुकाने से पहले धीरे से उत्तर दिया। कियाना ये यंग र ने जोड़े की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा, और लंबे समय तक उसने वास्तव में खुद को दूर देखने में असमर्थ पाया। जब उसने आखिरकार अपनी नजरें उनसे हटा ली, तो नुकसान और दुख की एक झलक दिखाई दी जो उसके लिए भी अजीब थी। उसकी सुनहरी पुतलियों से होकर गुजरा। अध्याय 1500। जियो परिवार जन्मदिन पर्व ब्लू विंड नेशन, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, जियो कबीला। हमेशा की तरह आज का फ्लोटिंग क्लाउड सिटी थोड़ा शोरगुल वाला लेकिन शांतिपूर्ण था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पूरे ब्लू विंड नेशन में सबसे छोटा शहर था, लेकिन अब ये पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में सबसे असामान्य जगह भी थी। गहन तरीके से खेती करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था जो नहीं जानता था कि आध्यात्मिक गुरु युन का जन्म यहीं हुआ था। हालांकि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी हमेशा की तरह शांत और एकांत रही और इसमें कोई स्पष्ट बदलाव नहीं आया। प्रतिदिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट या यहाँ तक कि इल्यूसरी डेमन क्षेत्र से बड़ी संख्या में गहन अभ्यासी आध्यात्मिक गुरुओं के जन्मस्थान की पूजा करने के लिए फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का दौरा करते थे, लेकिन वे हमेशा इसे दूर से ही करते थे। किसी ने भी इस शांत शहर को थोड़ा भी परेशान या गंदा करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नागरिकों की बात है, उनमें से बहुत कम लोग ही वास्तव में यह समझते हैं कि उनकी दुनिया में आध्यात्मिक मास्टर यू शीर्षक का वास्तव में क्या मतलब है। यहां तक कि कम ही लोग जानते थे कि जियो कबीले में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, या यहां तक कि आज पूरे ग्रह के सबसे महान लोगों ने भाग लिया था। मैं कामना करता हूं कि परदादा शाश्वत धन और शांति का आनंद लें और माउंट नान तक लंबे समय तक जीवित रहें। कृपया चाय पिएं, परदादा। जियो ली हॉल के बीच में बैठा था। जियो योंगान इस समय मुख्य रूप से उसके सामने घुटने टेक रहा था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उसे चाय परोस रहा था। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का।
जियोली ने हंसते हुए चाय का कप स्वीकार किया और एक घूंट में पे खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। बहुत समय पहले, जब जियोली अभी भी 50 वर्ष का था, वह स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम अभ्यासी होने के बावजूद असामान्य रूप से बूढ़ा दिखता था। युन चे की मृत्यु ने विशेष रूप से लगभग एक ही रात में उसके बाल पूरी तरह से सफेद कर दिए थे। आज उनका 70वां जन्मदिन था, लेकिन न केवल उनके काले बाल और स्वस्थ रंग था, बल्कि वह कम से कम 30 साल छोटे दिखते थे। उनका लुक पहले से बिल्कुल अलग था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे जियोलाई जियो कबीले से अधिक पसंद करता हो। यह एक ऐसी जगह थी जिसे वह लंबे समय तक छोड़ने को तैयार नहीं था, भले ही वह अतीत में घायल और निराश हो चुका था। यू चे अपनी पत्नियों और बेटियों को लेकर आया था, और जियो यून अपनी पत्नी और अपने बेटे को सुबह सुबह उसे जन्मदिन की बधाई देने और चाय परोसने के लिए लाया था। उद्धरण चिन्ह ... बुक्सिन ग्रेट ग्रैंडपा चाय परोसता है। यह जियो योंगन के बाद जमीन पर घुटने टेकने और जियोलाई चाय परोसने की बारी युन बुक्सिन की थी। जियोलाई ने चाय स्वीकार की और आह भरी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने के लिए कि चियर की भी पहले से ही इतनी बड़ी बेटी है। समय वास्तव में किसी का इंतजार नहीं करता। पर दादाजी, आप तो और जवान होते जा रहे हैं, है ना? यू बुक्सिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्यारी सी पलकें झपकाई। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे समय आपका पीछा कर सके। आने वाले समय में और भी 70 साल आपका इंतजार कर रहे हैं। हा 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 हा, जियोलाई खुशी से हंसा। परदादा इतनी अच्छी परपोती के साथ इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहेंगे। फिर उसे जो चाय दी गई थी, उसने एक घूंट में खत्म कर दी। चाय की गर्माहट सिर्फ उसके अंदरूनी अंगों तक न रुककर पूरे शरीर में फैल गई। जब दोनों कनिष्ठों ने चाय परोसने का काम पूरा कर लिया, तो युन चे और जियो युन ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। वह उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, पहले आप, बड़े भाई। हालांकि यू चे का असली उपनाम जियो नहीं था, लेकिन इससे जियो यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यू चे हमेशा उसका भाई रहेगा। ठीक है। यू चे ने उसका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। वह आगे बढ़ा, एक कप चाय डाली और जियोली के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पोता युन चे दादाजी को चाय परोसता है। उनकी इच्छा है कि दादाजी स्वर्ग में सौभाग्य और असीमित जीवन का आनंद ले। यह एक पोते की ओर से अपने दादा को दी गई एक सरल और व्यावहारिक जन्मदिन की बधाई थी, लेकिन ये हर किसी के कानों में जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई दी। युन चे वास्तव में पूरी दुनिया में कितने लोगों के सामने पूरे दिल से घुटने टेकने को तैयार था। वहां केवल उसके माता पिता और जियोली थे। जियोली ने चाय का कप स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे तुरंत खाली नहीं किया। इसके बजाय उसने यू चे की ओर देखा और आह भरी। चियर, ईमानदारी से कहूं तो, यंग र के निधन के तुरंत बाद मैंने एक बार तुम्हें दोषी ठहराया था और यहां तक कि तुमसे नफरत भी की थी। लेकिन जो मुझे आपसे वापस मिला वह लाखों गुना प्रतिदान और सौभाग्य था। आपके जैसा पोता पाना मेरा शाश्वत आशीर्वाद है। लेकिन यू चे ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, अंकल जियो, आंटी जियो और दादी सभी मेरी वजह से गुजर गए हैं। आपको उनके निधन में मेरी भूमिका के लिए मुझे दोषी ठहराना चाहिए था और मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। लेकिन आपने न केवल मुझे कभी भी त्यागे बिना या मुझे तुच्छ समझे बिना वयस्कता तक पहुंचाया, बल्कि आपने अपनी सगी पोती लिंगशी से भी बेहतर व्यवहार किया। मेरी गलतियों के लिए आप कभी भी मुझे डांटने या कड़ी सजा देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको मेरे लिए अनगिनत अन्याय सहने पड़े, और मेरी गहरी नसों को ठीक करने के लिए आपने अपने दिए गए नाम, झूठ, भयंकर के बावजूद इलाज के लिए अनगिनत लोगों को झुकाया और भीख मांगी। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह पारस्परिकता और सौभाग्य है, दादा। ये केवल एक संतानीय कर्तव्य है जिसे किसी भी वयस्क कनिष्ठ को निभाना चाहिए। अब भी, यह दयालुता के सागर में एक बूंद के अलावा और कुछ नहीं है जिसका मैं अभी भी ऋणी हूँ। इस जीवन में आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, दादाजी। जियोली मुस्कुराया। वह अभी भी उस नाजुक, सौम्य लड़के को याद कर सकता है जिसे कल की तरह स्पष्ट रूप से अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होती थी,
और फिर भी 1 दर्जन या इतने वर्षों के बाद वह एक महान देवता बन गया था जो पूरे महाद्वीप पर नजर रखता था। लेकिन लड़का कभी नहीं बदला था। इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बावजूद भी वह पहले की तरह ही उनके सामने विनम्रता से झुके। यू चे के अलावा कैंग यू ने भी जियो ली की ओर सम्मानपूर्वक झुककर कहा, आपकी पोती आपको चाय परोसती है, दादाजी। जिया क्विंगयू भले ही यू चे से शादी करने वाली पहली महिला थी, लेकिन किसी को कोई संदेह नहीं था कि कैंग यू चे की असली पहली पत्नी थी। यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी को भी उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित करना पड़ता था। कैंग यू ने काफी समय तक ब्लू विंड नेशन पर शासन किया था और वह उस समय की हरी राजकुमारी से बहुत दूर थी। आज वह एक ऐसी महिला थी जो हर आंदोलन में एक सम्राट का भाव रखती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी नीली हवा की रानी की उपाधि अभी भी यू चे की पहली पत्नी के रूप में उसकी स्थिति से बहुत कम महत्वपूर्ण थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी बराबरी प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में कोई अन्य सम्राट नहीं कर सकता था। यू एर कैंग यू की ओर देखते हुए जियो लाई ने हंसते हुए कहा, राष्ट्र निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन चियर से आपकी शादी को भी 10 साल से अधिक हो गए हैं, है ना? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप दोनों कोशिश करें और बच्चा पैदा करें। मुझे यकीन है कि आप भी अपना शाही वंश जारी रखना चाहेंगे, क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, युए इसे याद रखेगा। कैंग यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन चुपचाप अपने बगल में युनचे पर नजर डाली। उर्क, युए और मैं कड़ी मेहनत करेंगे, मैं वादा करता हूँ, यू चे ने जल्दी से कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी चिंता उसके चेहरे से दूर रहे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब से उसने ड्रैगन गॉड की रक्तरेखा प्राप्त की और विशेष रूप से ड्रैगन गॉड मैरो उसका सार मानव ही रहा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ड्रैगन के या अधिक सटीक रूप से ड्रैगन गॉड के करीब होता जा रहा था। प्राचीन काल में भी ड्रैगन रेस में ड्रैगन भगवान का अस्तित्व सर्वोच्च था। ड्रैगन स्वभाव से कामातुर था और यू चे निस्संदेह एक मेहनती व्यक्ति था। दुर्भाग्य से ड्रैगन की जन्म दर बेहद कम थी। ड्रैगन जितना बड़ा होता, उनकी जन्म दर उतनी ही खराब होती जाती। युन चे को कई साल पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ है। कैंग यू ब्लू विंड नेशन का सम्राट था और लिटिल डेमन महारानी इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र की शासक थी। दोनों रानियां यू चे के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती थीं, लेकिन कई वर्षों की कोशिश के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। वास्तव में यू चे ने गुप्त रूप से एक ऐसी स्पिरिट दवा का परीक्षण किया था जो पहले उसकी पत्नियों पर 100% गर्भधारण की गारंटी देती थी, लेकिन जो जियो और नंबर 7 अंडर हेवन पर तुरंत प्रभावी थी, वह उसके लिए पूरी तरह से बेकार थी। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया था। युन चे ने नए दृढ़ संकल्प के साथ मन में सोचा, मुझे लगता है कि भविष्य में और भी अधिक प्रयास करने का एकमात्र रास्ता बचा है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे दूसरे बच्चे को कौन जन्म देगा। क्या ये वुक्सिन जितना प्यारा होगा? दरार। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग से गुजरा, उसका शरीर अचानक असंभव दर्द से कांप उठा। ऐसा लगा मानो कोई जहरीली सुई सीधे उसके दिल में चुभ गई हो। क्या हो रहा है? चूंकि युन चे जियो लाई का सामना कर रहा था, इसलिए किसी ने उसके चेहरे पर दर्द की झलक नहीं देखी थी। कैंग यू का काम पूरा होने के बाद चाय परोसने की बारी लिटिल डेमन एम्प्रेस की थी। कैंग यू के अलावा वह एकमात्र अन्य महिला थी जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यू चे से शादी की थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। उसके परिवार में सभी वंशजों को उपनाम हुआन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र के भविष्य के स्वामी थे। जियोली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने 1 शताब्दी से अधिक समय तक इल्यूस्ट्री डेमन क्षेत्र की शांति को बनाए रखने के लिए काम किया है और आपकी मातृभूमि अंततः शांति में है। अब समय आ गया है कि आप घर बसा लें, चियर के साथ एक बच्चा पैदा करें और अगले दानव सम्राट के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपको नहीं लगता? जैसा कि आप अनुरोध करते हैं, लिटिल डेमन महारानी ने बहुत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चू यूचेन लिटिल डेमन महारानी के बाद आए।
हालांकि उसकी और यू चे की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह अकेली थी जिसने उसे एक बच्चा दिया था। इसलिए यू परिवार और जियो परिवार दोनों में उसकी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी। जब चू यूचिन उसके पास आया तो जियोली बहुत भावुक लग रहा था। उन्होंने कहा, यूचिन, चियर का आपके ऊपर बहुत बहुत एहसान है, और हम यू परिवार और जियो परिवार के तो इससे भी अधिक एहसानमंद हैं। आप जैसा आजीवन साथी पाना चियर के लिए सम्मान की बात है। चियर, मुझे पता है कि आप और अन्य लोग अब रीति रिवाजों से बंधे नहीं हैं, लेकिन यून परिवार और जियो परिवार ने हमेशा परंपराओं का पालन किया है। इसलिए दादाजी अब भी ये देखना पसंद करते हैं कि आप यूचिन से परिवार में ठीक से शादी करें और उसे वह उचित दर्जा दे जिसकी वह हकदार है। हा 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 हा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, एक जोरदार हंसी गूंज उठी, जैसे ही यून क्विंगहोंग और मू योरू एक साथ हॉल में दाखिल हुए। घुटने टेकने के बाद जियोली के सामने और उसे जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, चियर, तुम्हारे दादाजी के विचार बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। यूचेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आपने अभी तक उचित दर्जा नहीं दिया है। जुएर से आपकी सगाई हुए कई साल हो गए हैं, और लिंग, एयर एज और क्लाउड कॉन्टिनेंट के बाद से आपके साथ है, क्या वह नहीं है? आप कब तक उनके विवाह समारोहों को स्थगित करने की योजना बना रहे हैं? मू योरू ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और आइए लिंगजी और जियान र के बारे में न भूलें। मुझे नहीं लगता कि मुझे लिंगजी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत है, लेकिन जियान र फीनिक्स की प्रसिद्ध बेटी है, और महाद्वीप में कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि वह आज आपकी निजी नौकर है। वह चाहकर भी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती है, क्या वह ऐसा कर सकती है? आप उसे हमेशा अपने नौकर के रूप में रखने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्या आप हैं? मू योरू के शब्दों ने तुरंत फैंग जियान र को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। एच जियान र संभवतः कैसे कर सकती है? जियान र के लिए एक नौकर के रूप में युवा मालिक की सेवा करना पहले से ही जीवन भर का सम्मान है। वह संभवतः कैसे कर सकती है? संभवतः उसने किसी की नजर न मिलने के डर से अपना सिर गहराई से झुका लिया। जियान, मू योरू धीरे से मुस्कुराए। जब चियर रॉक बॉटम पर पहुंच गया, तो आप ही थे जो उसके ठीक होने तक उसके साथ रहे। आपका दिल अच्छा और शुद्ध है, और हर कोई देख सकता है कि आप हमारे चियर के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि आप यून परिवार में प्रवेश करने और चियर के साथ रहने के इच्छुक हैं, तो माता पिता के रूप में हम केवल आपके लिए खुश हो सकते हैं। चियर, अगर आपको ये सभी रीति रिवाज बहुत बोझिल लगते हैं, तो आप इसे हम में से बाकी लोगों पर छोड़ सकते हैं, म्यू योरू ने जारी रखा। आखिरकार तुम एक महिला नहीं हो। आप जानते हैं कि एक उचित दर्जा हमारे लिए आपसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यू चे ने चू यूचेन, फैंग जुएर, सू लिंग प्र, जियो लिंगशी और फैंग जियान र को देखा। वह उनके सभी भावों में बदलाव देख सकता था, यहाँ तक कि उनमें से सबसे कम अभिव्यंजक चू यूचेन अपने चेहरे के पीछे एक तरह की उम्मीद छिपा रही थी, और इसलिए उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ आप पर छोड़ दूंगा, दादा, पिता, माँ। यून क्विंगहोंग उसके उत्तर पर मुस्कुराया, और म्यू योरू व्यावहारिक रूप से एक फूल की तरह खिल रहा था। अच्छा बच्चा, चून की चियर और जुएर की सगाई उन सभी में सबसे पहले है। आपकी शादी अब से 2 महीने बाद गर्म शरद ऋतु के दौरान तय की जाएगी। इस तरह हमारे पास जुएर को अपने परिवार में ठीक से तैयार करने और उसका स्वागत करने के लिए पर्याप्त समय होगा। माँ, फैंग जुएर फुसफुसाए। वह अन्य लोगों की नजर में पहुंच से बाहर फीनिक्स देवी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक आम लड़की की तरह शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकती। जहां तक जियान प्र की बात है, मू योरू ने आगे कहा, आप और जुएर एक ही वंश के हैं, तो आप उसके साथ एक ही शादी में शामिल क्यों नहीं होते? म्यू योरू के मन में स्पष्ट रूप से पहले से ही एक योजना थी। यू चे की सभी महिलाओं में फैंग जियान र सबसे छोटी थी, और यू चे के लिए उसकी प्रशंसा और आराधना लगभग जुनूनी थी। यहाँ तक कि जब वह यू चे की पत्नियों का सामना कर रही थी,
तब भी उसने केवल एक नौकर की तरह व्यवहार किया था। इस मामले में म्यू योरू को पता था कि जियाने पर उचित विवाह का दबाव डालने से वह केवल असहज हो जाएगी। आह, गाल लाल हो गए। फैंग जियान र कराह उठी और उसने घबराहट से अपनी पोशाक का किनारा पकड़ लिया। मैं जियाने, शायद आप जीवन में हमेशा के लिए चेयर का नौकर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता के बारे में क्या? म्यू योरू उसे देखकर धीरे से मुस्कुराए। बस इसे अपने माता पिता को उचित उत्तर देने के रूप में सोचे। हालांकि मुझे लगता है कि हम आपके द्वारा पूरी तरह से सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। फैंग जियाने ने जोर से अपना सिर हिलाया। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन से तैर रही हो, और पिछले कुछ मिनटों से उसका कारण लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। काफी समय बाद उसने आखिरकार अपना सिर गहराई से झुकाया और मच्छर की तरह धीरे से फुसफुसाया, मैं सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दूंगा मालकिन। हाँ, मुझे लगता है कि वह अभी भी मालकिन है ना? हालांकि आपको और जुएर दोनों को 2 महीने में उसे संबोधित करने का तरीका बदलना होगा, यून ने कहा, किंगहोंग जोर से हंसते हुए। उनकी सरल टिप्पणी के कारण फैंग जियाने के गालों की लाली उसकी गर्दन तक फैल गई, और उसका दिल उसके गले से बाहर निकलने की धमकी देने लगा। जहां तक शादी की सही तारीख का सवाल है, मैं कल भाई फैंग से मिलूंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा। जैसे ही यून क्विंगहोंग ने बोलना समाप्त किया, प्रवेश द्वार से एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। हा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अभी तारीख तय कर सकते हैं। पिता, फैंग जुएर ने पलटकर मुस्कुराते हुए चिल्लाया। फैंग हेनेकोग अंदर आया और जियोली की ओर गहराई से झुका। वरिष्ठ जियो, दिव्य फीनिक्स फैंग हेनेकोग अपने जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। तकनीकी रूप से कहें तो वह जियोलाई से कम कई 100 साल बड़े थे, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी जल्द ही यूचे से शादी करने वाली थी, इसलिए उनकी वरिष्ठता अब जियोली से एक स्तर नीचे थी। वास्तव में ईश्वर क्षेत्र को भूल जाए, गहरे आकाश महाद्वीप के उच्च स्तरीय गहन अभ्यासकर्ताओं के बीच भी 70 वर्ष की उम्र नहीं थी। फैंग हेनेकोग के जीवन में ये पहली बार था जब वह 500 साल से कम उम्र के किसी बुजुर्ग के जन्मदिन में शामिल हुए थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोलाई कितना साधारण था। वह फिर भी यूचे का दादा था। आप क्यों आए पापा? फैंग जुएर ने पूछा। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, फैंग हेनेकोग ने कहा। अनगिनत महत्वपूर्ण लोग अभी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की यात्रा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपना हाथ उसके माथे पर दबाया और असहाय होकर चिल्लाया, ये कमीने, नो वेल बी ए कैन, हे, अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये काफी स्वाभाविक है। यून क्विंगहोंग ने समझाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट या इल्यूसरी डेमन दायरे में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे संबंधित किसी भी चीज के बारे में कम सोचने की हिम्मत करेगा। हालांकि यह सच है कि आपने अपने पिता के 70वें जन्मदिन के बारे में किसी को नहीं बताया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें इसके बारे में पता न चले। वे इसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करते। यू किंगहोंग स्पष्ट रूप से इससे आश्चर्यचकित या चिंतित नहीं थे। वह तुरंत अगले विषय पर चले गए और पूछा, तो आपको जुएर और चेयर की शादी से कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। फैंग हेनेकोग हंसे। महाद्वीप के संप्रदाय और ताकतें लंबे समय से उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार खबर फैलने के बाद मुझे यकीन है कि चीजें लंबे समय के लिए जीवंत हो जाएंगी। आध्यात्मिक गुरु यू और फीनिक्स देवी गहरे आकाश महाद्वीप पर सर्वोच्च अस्तित्व के पुरुष और महिला प्रतिनिधि थे। स्वाभाविक रूप से उनकी आधिकारिक शादी कुछ ऐसी थी जिसका जश्न सभी मनाएंगे। अब जब हमने जुएर और जियान र की शादी तय कर ली है, तो यूचिन, लिंगशी और लिंग रही बचे हैं। मु योरू अपनी भावी बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराए। लिंगशी की शादी इंतजार कर सकती है, जियोली ने अचानक अप्रत्याशित गंभीरता के साथ कहा। उनकी टिप्पणी और उनके कुछ हद तक उदासीन लहजे के कारण म्यू योरू की मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई। यहाँ तक कि जियो लिंगशी भी जियोलाई को आश्चर्य से घूरने की अपनी घबराहट को भूल गई थी।
यू चे का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने अपने शब्दों को ध्यान से चुना। अंत में उसने ईमानदारी से और सीधे पूछने का फैसला किया, दादाजी, क्या हमारा रिश्ता आपको असहज करता है? हॉल तुरंत बहुत शांत हो गया। ये सच है कि यू चे और जियोलिंगजी एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता साझा करते थे। ये भी सच है कि उनमें खून का कोई रिश्ता नहीं था। हालांकि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में व्यवहारिक रूप से हर कोई सोचता था कि 16 साल की उम्र से पहले जियोलिंगशी यू चे की छोटी चाची थी। मैं आपके रिश्ते से असहज नहीं हूँ। जियोली ने चुपचाप आह भरने से पहले अपना सिर हिलाया। मैं बस यही सोचता हूँ कि मुझे उसकी याद आएगी, बस इतना ही। युन चे उसके जवाब से हैरान रह गया। आप चाहते हैं कि लिंगजी कुछ और वर्षों तक आपके साथ रहे? आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है दादा। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, आप लिंगशी को कभी नहीं खोएंगे। ये वह नहीं है। अचानक जियोलाई अप्रत्याशित शरारत के साथ हंसने लगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप कॉल करें, मैं कुछ और वर्षों के लिए दादा हूँ। यदि आप अब मुझे ससुर कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुरंत इसकी आदत हो जाएगी। हा 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 हा। जब जियोली ने यू चे के चेहरे पर बेवकूफी भरा भाव देखा तो वह दिल खोलकर हंसा। आखिरकार मजाक समझकर सभी बहुत देर तक उसकी हंसी गूंजते रहे। डैडी, गंभीरता से जियोलिंगशी ने यू चे पर नजर डालने से पहले धीरे से चिल्लाया। उसके बाद वह भी धीरे धीरे खिलखिला रही थी। यून चे की ओर से चाय परोसने के बाद जियो यून तुरंत अपनी पत्नी नंबर 7 अंडर हेवन के साथ जियोलाई के पास चला गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसने अपने पैरों पर खड़े हुए बिना कहा, दादाजी, सातवीं बहन और मेरे पास वास्तव में आपको सूचित करने के लिए कुछ है। ओह, यह क्या है? जियोलाई अपने पोते को देखकर मुस्कुराया। दूसरी तरफ सुलिंगर के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि जियोयून क्या कहने जा रहा था। जियोयून ने नंबर 7 अंडर हेवन का हाथ थामा और बमुश्किल दबी हुई उत्तेजना के साथ घोषणा की, सातवीं बहन फिर से बच्चे के साथ है। ओह! जैसे ही जियोली अपने पैरों पर उछला, उसकी सीट पर पकड़ मजबूत हो गई। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? एमेन। नंबर 7 अंडर हेवन खुलकर बोलने से पहले मुस्कुराया। वह मेरे पास पहले से ही लगभग 2 महीने से थी। ओह! भाई यू और मैं लिंगर के पास जांच करने गए और हमने पुष्टि की कि यह वास्तव में एक लड़की है। ये सुनकर भाई यून बहुत खुश हुए। हे। ये सुनने के बाद जियोयून वास्तव में मूर्ख की तरह हंसने लगा। जब से यू चे को यू वुक्सिन मिला था, जियोयू को सपने में भी एक बेटी चाहिए थी। वह अच्छा है। बेटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। जियोलाई इतना उत्साहित था कि उसके पैर कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहां रखे। इसका मतलब है कि यून की अब एक बेटी और एक बेटा दोनों हैं। मुझे यकीन है कि आपके पिता और आपकी दादी की आत्माएं इस समय स्वर्ग में हंस रही हैं। वह इतना उत्साहित और खुश था कि उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह फूट फूट कर रोने वाला हो। सबसे लंबे समय तक उसका जीवन कठिन और एकाकी रहा था, लेकिन न केवल वह जियोयून के साथ फिर से मिला, बल्कि उसे कई पोते पोतियों का उपहार भी मिला। वास्तव में इस जीवन से वह और कुछ नहीं चाह सकता था। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आपकी पोती जियो परिवार के वंश में प्रवेश करने वाली अपनी पीढ़ी की पहली लड़की है ना? आप उसे कोई नाम क्यों नहीं देते? जियो यून ने तुरंत सिर हिलाया। ये सही है, दादाजी को ही उसका नाम रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोली ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। कई गहरी सांसें लेने और खुद को शांत करने के बाद उसने जवाब देने से पहले कुछ देर तक इस पर विचार किया। चलो उसे योंगिंग कहकर बुलाते हैं। योंगन शाश्वत शांति। योंगनिंग शाश्वत शांति। नंबर 7 अंडर हेवन मुस्कुराया। तब मैं अपनी बेटी का नाम योंगनिंग रखूंगा। उनका नाम महान दादा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह जियो परिवार को आज दोहरी आशीषें मिली।
जियो कबीला छोटा था और हॉल का आकार ठीक था, लेकिन यह निस्संदेह अंतहीन उत्साह से भरा था। अचानक मुख्य प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड ने सूचना दी, सुप्रीम ओशन पैलेस के ZG नेवी टाइड मोनार्क और डिवाइन इंसेंस मोनार्क कई उपहार लेकर आए हैं। युन चे ने गार्ड पर हाथ लहराया और कहा, उन्हें बाहर रहने और चुप रहने के लिए कहो। अगर वे होशियार हैं तो वे अपने उपहार नीचे रख देंगे और इसे तुरंत हरा देंगे। जियोली को मौन से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं था, इसलिए उनके भव्य प्रवेश द्वारों का उनके इरादे के विपरीत प्रभाव ही पड़ा। ये ठीक है, जियोली ने हाथ उठाया और हंसते हुए कहा, उन्हें अंदर आने दो। वे मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर आए हैं और उन्हें इस तरह से दूर करना अनुचित होगा। यू चे ने सिर हिलाया। ठीक है, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है दादा। एक बार के लिए जियोली को अपने दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करने में कोई आपत्ति नहीं हुई और यू चे ने बुद्धिमानी से अस्थायी रूप से दृश्य छोड़ दिया। यदि वह इधर उधर घूमता था तो उसे यह एहसास होता था कि ये सम्मानित अतिथि उनकी उपस्थिति में गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यू चे चू यूचेन यूचे के बगल में चला गया और धीरे से बोला, मैंने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में लौटने का फैसला किया है। अंत में मुझे लगता है कि वह मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। ओह, यूचे की आंखें चमक उठी। क्या आप महल के स्वामी की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं? चू यूचेन दशकों तक फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में रहे थे, इसलिए अपने संप्रदाय के लिए उनका ज्ञान और भावनाएं बहुत गहरी थी। यहाँ तक कि जब वह फ्रोजन क्लाउड 7 परियों की नेता थी, तब भी उनका अनुभव और प्रतिष्ठा किसी से भी बेजोड़ थी। यू चे के दिव्य जीवन जल द्वारा उसे दिव्य मार्ग पर ले जाने के बाद वह निस्संदेह फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। लेकिन चू यूचेन ने जवाब देने से पहले अपना सिर हिलाया। क्यानेक्स्यू और यूएली चाहते थे कि मैं महल का मालिक बनूं, लेकिन मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हालांकि मैं अभी के लिए वाइस पैलेस मास्टर बनने के लिए सहमत हो गया। ये भी अच्छा है। युन चे उसे देखकर मुस्कुराया। युन वुक्सिन अब बड़ी हो गई थी और उसे अब हर समय अपनी मां के साथ रहने की जरूरत नहीं थी। उस स्थिति में फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस उसके लिए सबसे अच्छा घर था। बेशक फ्रोजन ब्यूटी की परी की फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस में वापसी पूरी गहन दुनिया को फिर से हिला देने वाली थी। साला, जिया युवानबा की आवाज दूर से यू चे की आभा पर मजबूती से बंधी हुई गूंज रही थी। युन चे के ठीक बगल में उतरने से पहले उसका विशाल शरीर तुरंत आकाश में दिखाई दिया। आज दादाजी जियाओ का 70वां जन्मदिन है। मुझे देर नहीं हुई है ना? युवानबा ने अवचेतन रूप से शिकायत करने से पहले थोड़ा इधर उधर देखा। ये बहुत जीवंत है। हाँ, ये बहुत जीवंत है। युन चे ने जानबूझकर अपनी गर्दन के चारों ओर हार को छूने से पहले सहमति में अपने होंठ मोड़े। जिया युवानबा की आंखें स्वाभाविक रूप से उसकी हरकतों का अनुसरण कर रही थी और उसने हैरानी से पूछा, क्या वे चमकते हुए ध्वनि पत्थर हैं? युन चे ने तुरंत सिर हिलाया और ग्लेज्ड साउंड स्टोन्स को पकड़ लिया। यह मेरे लिए वुक्सिन का उपहार है। उसने हर जगह खोजा और इसे मेरे लिए स्वयं बनाया। ये सुंदर है ना? यू चे की अचानक उत्तेजना ने जिया युवानबा को थोड़ा हैरान कर दिया। इसे सुने। यू चे ने बीच में दिल के आकार के ग्लेज्ड साउंड स्टोन को छुआ और तुरंत यू वुक्सिन की मधुर आवाज निकाली। पिताजी, वुक्सिन आपके बारे में सोच रहा है। ये सुनते ही युन चे के होठों पर स्वतः ही एक विस्तृत मुस्कान आ गई। भावनात्मक रूप से सहमत होने से पहले जिया युवानबा की आंखें फैल गईं। ये एक ईर्ष्यालु छोटी चीज है। मुझे सही पता है। यू चे मुस्कुराया। तो युवानबा, जाओ एक पत्नी ढूंढो और पहले से ही कुछ बच्चे पैदा करो। जब ऐसा होगा तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी दुनिया बदल गई है। जिया युवानबा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और पहले की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के यू चे को नीचे कर दिया। नहीं, महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक परेशान करने वाली चीज है। अकेले बेहतर है। भले ही तुम जल्दी में न हो, तुम्हारे पिता होंगे। यू चे ने एक बार जिया युवानबा के कंधे पर हाथ फेरा और एक अनुभवी व्यक्ति की तरह बोला,
ठीक है, हम देखेंगे। यूं चे के समझाने के बावजूद जिया युवानबा ने फिर भी अपना सिर हिलाया। जब से उसके अत्याचारी सम्राट की दैवीय नसें पूरी तरह से जागृत हो गईं, वह पूरी तरह से एक साधना पागल में बदल गया था और किसी भी अन्य चीज में लगभग उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बारे में बोलते हुए मैं आपसे बहुत समय से एक बात पूछना चाहता था, जीजाजी। ओह, वह महसूस कर सकता था कि जिया युवानबा की नजर अचानक थोड़ी जटिल हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ, जिया युवानबा ने पूछने से पहले एक बार सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मेरी बहन कहाँ है ना? या मुझे ये कहना चाहिए कि आप उससे पहले ही एक बार मिल चुके हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने तुरंत अपना उत्साह वापस ले लिया और ध्यान से पूछा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यूं चे की प्रतिक्रिया व्यवहारिक रूप से जिया युवानबा के पहले से ही संदेह की पुष्टि थी। उत्तरार्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, अतीत में आपने कभी भी बड़ी बहन की तलाश करना बंद नहीं किया, भले ही आप इस बात पर जोर देते हो कि उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है और आप वास्तव में उसके बारे में चिंतित नहीं हैं। लेकिन जब से आप ईश्वर क्षेत्र से लौटे हैं, आपने उसकी खोज नहीं की है, या हमेशा की तरह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट या इल्यूसरी डेमन संप्रदाय के संप्रदायों को कार्य भी नहीं सौंपा है। जब तुमने मुझे बताया कि मेरी बहन सही सलामत है, तो तुम्हारी आंखें और लहजा भी पहले से बिल्कुल अलग थे। जिया युवानबा ने अपने जीवन में कई चीजों का अनुभव किया था, और उसके अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें पूरी तरह से जागृत होने के बाद, और वह पूर्ण सम्राट अभयारण्य का संत सम्राट बन गया था, वह अब वह अनुभवहीन लड़का नहीं था जो वह पहले था। वास्तव में वह हर गुजरते दिन के साथ चतुर और चतुर होता जा रहा था। युन चे बहुत देर तक चुप रहा। अंत में उन्होंने कहा, आप सही हैं, मैं किंग्यू से पहले ही मिल चुका हूँ। जिया युवानबा एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार कांप उठी। उत्तेजित स्वर में उसने पूछा, वह इस समय कहाँ है? वह कैसे कर रही है? क्या उसे किसी ने धमकाया था या उसके साथ गलत व्यवहार किया था? युन चे ने कहा, वह इस समय ईश्वर लोक में है। वह बहुत अच्छा कर रही है और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में उसकी खेती और उसकी स्थिति आपकी कल्पना से कहीं परे है। हालांकि वह घर नहीं लौट सकती। क्यों? जिया युवानबा ने धुंधला कर दिया। उसे क्या हुआ? वह कैसी है? वह घर क्यों नहीं आ सकती? स्थिति बहुत जटिल है। ये सब समझाने में बहुत समय लगेगा। यह एकमात्र उत्तर था जो यू चे युवानबा को दे सकता था। यद्यपि युवानबा ब्लू पोल स्टार में सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक था, लेकिन ईश्वर क्षेत्र की ताकत और अस्तित्व के नियम अभी भी उसकी कल्पना से परे थे। हालांकि एक बात मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि वह वापस नहीं लौटना चाहती है, और उसने आपको और आपके पिता को कभी नहीं छोड़ा है। बात सिर्फ इतनी है कि एक विशेष कारण उसे आपके पास लौटने से रोक रहा है। ओह ठीक है, युन चे ने आगे कहा, किंग्युए ने भी अपनी मां को ईश्वर लोक में पाया। जिया युवानबा फिर से कांप उठा और उसकी प्रतिक्रिया पहले से भी अधिक थी। आपने कहा, उस बहन को मां मिल गई। क्या ये सच है? एमेन। यू चे ने सिर हिलाया। वह सब कुछ नहीं है। वे फिर से एक हो गए और वे एक साथ रह रहे थे। तथापि जिया युवानबा ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका चेहरा धीरे धीरे उत्तेजना से लाल हो गया। उसके पास पूछने के लिए इतने सारे प्रश्न थे कि वह वास्तव में शुरू करने के लिए किसी एक पर भी सहमत नहीं हो सका। आखिर में उसने मुंह खोला और रुंधे स्वर में कहा, वे इस वक्त कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। जिया युवानबा का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा यू चे को उम्मीद थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह ... क्यों? जिया युवानबा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत की। चूंकि आपने जीवन के दिव्य जल का सेवन किया है, आप आधिकारिक तौर पर दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और गहरे आकाश महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन गए हैं।
हालांकि ईश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञ आपकी कल्पना से कहीं अधिक डरावने हैं। न केवल आपकी बहन ब्लू पोल स्टार पर लौटने में असमर्थ है, बल्कि उसने कई बार खुले तौर पर संकेत दिया है कि आप उसके बारे में आपको कुछ भी न बताएं। मुझे यकीन है कि आप उसके ऐसा कहने का कारण मोटे तौर पर समझ सकते हैं। ज़िया युवानबा। ज़िया युवानबा की अभिव्यक्ति देखकर यूचे फिर मुस्कुराए और कहा, हाँ, स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप अगले 2 साल अपनी साधना को स्थिर करने में बिताएंगे, और एक बार जब आप दृढ़ता से दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको उससे मिलने के लिए स्वयं ईश्वर क्षेत्र में ले जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? ठीक है। ज़िया युवानबा बिना सोचे समझे सहमत हो गई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।